नमस्ते। स्वराज आइए इसमें आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है उसमें दूसरा पेपर जो निबंध से संबंधित है में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और छत्तीसगढ़ से स्तर के जो मुद्दे हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर उनमें से जो है एक ज्वलंत जो मुद्दा है वह है नक्सलवाद का। नक्सलवाद की जो है अभी जो घटनाएं जो है बहुत सारी अलग अलग जो है इस तरह सरकार के द्वारा भी चुराए जा रहे हैं वहाँ भी, और साथ में नक्सल की गतिविधियां जो है वो लंबे समय से एक समस्या के रूप में बना हुआ था हमारे पास में। देश के समक्ष जो है लंबे समय से एक समस्या के रूप में बना हुआ था, तो हमेशा चुनौती उत्पन्न करता था। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में एक रणनीति बनाया गया। एक व्यापक जो है व्यापक दायरे को लेकर के, बहुत सारे अलग अलग आयामों को लेकर के इस नक्सल गतिविधियों के जो है संपूर्ण खात्मे के लिए भारत सरकार ने एक रणनीति बनाया। यहां भी कह सकते हैं कि वहां जो है नक्सलियों को लेकर के भारत सरकार का दृष्टिकोण किस प्रकार का होगा। यहां तक कि जो है नक्सलियों के मिटिगेशन के लिए, नक्सलियों के समापन के लिए भारत सरकार की नीति किस प्रकार की होगी। भारत सरकार की उस नक्सल गतिविधियों के जो है समाप्ति के लिए उनकी कार्य योजना किस प्रकार से होंगे। वैसे अगर हम देखें तो 2014 जो है एक ऐसा वर्ष है एक्चुअल में कि जिसमें नक्सल की जो गतिविधियां जो है या फिर उनका जो है भौगोलिक विस्तार वो सर्वाधिक हुआ था। उस समय 2014 में जो है नक्सलियों का विस्तार जो है भारत के 126 जिलों में हो चुका था। बहुत बड़े भू क्षेत्र पर वो अधिकार कर लिया था, और साथ में जो है कई क्षेत्र तो ऐसे थे जहां पर वो अपनी जो है समानांतर सरकार स्थापित कर लिया था। तो स्वाभाविक उस समय जो है वहां नक्सल जो है ये देश की सुरक्षा और विकास और जो सार्वभौमिकता है उनको चुनौती देने वाले, मगर साथ में जो है देश की जो शांति है उस शांति को जो है खलल डालने वाले, तो देश की सुरक्षा पर जो है हमेशा जो है एक सवालिया निशान लगाते थे। देश की विकास की जो गति है उनको वो अवरुद्ध करते थे। ये नक्सलवाद जो मानवता और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत सरकार जो है इनको एक खतरे के रूप में देखते हैं। भारत सरकार का दृष्टिकोण जो है नक्सलवाद को लेकर के वह बिल्कुल स्पष्ट है। दृष्टिकोण यह है कि नक्सलवाद या फिर नक्सलवादी जो आंदोलन जो है वह जो है कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कोई कानून व्यवस्था का भी मुद्दा नहीं है। ये बेसिकली जो है ये भारत की सुरक्षा के साथ जो है चुनौती उत्पन्न करता है। ऐसा ये गंभीर संकट है, एक खतरे के रूप में है जो हमारी शांति को जो है खलल डालता है और अशांति उत्पन्न करता है। विकास को जो गतिविधियां हैं, विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उस क्षेत्र तक वो पहुंचने नहीं देते हैं। इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा व्यापक विचार विमर्श के पश्चात भारत सरकार के द्वारा व्यापक विचार विमर्श के पश्चात जो है इस नक्सलवाद के संपूर्ण समापन के लिए वर्ष 2015 में जो है भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना का अनुमोदन किया। यहाँ एक नीति और जो कार्य योजना है ये एक्चुअल में भारत को जो है नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए अनुमोदित किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस छोटे से सेशन में जो सीधे तौर पे मुख्य परीक्षा से संबंधित है या फिर हो सकता है कोई बड़े प्रश्न पूछे किसी विषय को लेकर किसी पेपर में, ये तो उस टॉपिक को जो है मैं, हालांकि इसके पहले भी एक लेक्चर में मैंने पूर्व के एक लेक्चर में उनको आधा हिस्सा कवर किया है जिसमें नक्सल गतिविधियों के बारे में बहुत बेसिक जानकारी उसमें है, मगर ये जो सेशन है ये सेशन एक्चुअल में जो है वास्तव में कहा जाए तो भारत सरकार की जो नीति और जो कार्य योजना है वो किस प्रकार की है ये उस पर बेस्ड है। उनको अगर ठीक प्रकार से अगर समझते हैं, लास्ट तक अगर इस लेक्चर में अगर बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से जो है मुख्य परीक्षा में यदि निबंध पूछे जाते हैं और नक्सली जो है ऐसे भी काफी चर्चा में है, सुर्खियों में है, तो स्वाभाविक कि यहाँ से जो है निश्चित रूप से जो है एक ऐसे के रूप में प्रश्न पूछने की संभावना बनती है।
तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जो है ये लेक्चर, ये जो है दो अलग अलग सेगमेंट में, कुछ बेसिक नक्सलियों से संबंधित और उसके बाद भारत सरकार की नीति और उनकी कार्य योजना। तो उनको ऐसा समझते, भारत सरकार का जो है जो दृष्टिकोण जो है स्पष्ट रूप से, या फिर इनको ऐसा कहा जाए, पहले मैं इनको ऐसे लेता हूं मैं, नक्सल मुक्त भारत अभियान। नक्सल मुक्त भारत अभियान। अब इस नक्सल मुक्त भारत अभियान को लेकर के जो है भारत सरकार का जो दृष्टिकोण जो है, भारत सरकार का दृष्टिकोण जो है उसको दो संदर्भ में हम समझ सकते हैं आगे। पहला जो है नक्सलियों के संदर्भ में, भारत सरकार का दृष्टिकोण, और दूसरा जो है नक्सलियों को जो है संदर्भ मतलब जो है उनको किस रूप में देखा जाए, किस रूप में उनको देखा जाए, और दूसरा जो है नक्सलियों के समापन के लिए, कि वहां दृष्टिकोण किस प्रकार का। मैं सिर्फ प्रारंभिक स्तर में जो दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं मैं, और ये दृष्टिकोण जो है ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नक्सल मुक्त भारत अभियान के लिए भारत सरकार का जो राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार के द्वारा 2015 में किया गया। यहां से जो है नक्सलियों की जो है पूरी गतिविधियों को जो है समाप्त करने की प्रक्रिया शुरुआत हुई। व्यापक विचार विमर्श के पश्चात जो है ये नीति भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। इसमें जैसे मैंने बताया, इस राष्ट्रीय नीति जो कार्य योजना है इसमें भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है बहुत तो स्पष्ट दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण इस प्रकार से जो है नक्सल की गतिविधियों को जो है देखने के लिए, तो यहाँ जो है भारत सरकार जो है इस नक्सल की हर एक गतिविधियों को जो है, नक्सलियों को, उनके हर एक एक्टिविटी को, इनको जो है देश की सुरक्षा में, देश की जो सुरक्षा है, इनमें एक आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहा हूं, देश की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा में, उस सुरक्षा को जो है समक्ष ये एक गंभीर चुनौती के रूप में है, वो इस रूप में देखते हैं। मतलब ये है देश की सुरक्षा के लिए क्या है, एक खतरे के रूप में देखते हैं, खतरे के रूप में है। तो स्वाभाविक है ऐसे अगर देखे तो भारत में अगर देखे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर, भारत में अगर देखे आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर, तो उसमें तीन प्रमुख समस्याएं हैं जो हमेशा जो है भारत की सरकार को, भारत के लोगों को, उनके समक्ष जो है वो चुनौती उत्पन्न करता है। जिनमें पहली समस्या तो जो है वो आतंकवाद का है, जम्मू कश्मीर में हो या फिर कहीं और क्षेत्र में। जबकि दूसरी समस्या जो है जो भारत सरकार मानता है, जो भारत के जो है भारत की सुरक्षा लिए गंभीर खतरे के रूप में है, वह है वामपंथी उग्रवाद, जिनको हम जो है नक्सलवाद कहते हैं। वो दूसरा खतरे के रूप में, मैं उसी की बात कर रहा हूं। मगर एक तीसरा भी खतरा के रूप में जो है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो उग्रवाद का जो है जिस प्रकार से वहां पर विस्तार था, हालांकि अब वहां भी समापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये देश के समक्ष जो है तीन बड़े खतरे हैं, आंतरिक सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न जो करता है ये। तो उनमें जो है सरकार का दृष्टिकोण जो है नक्सल को देखने के संदर्भ में वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां देश की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है, और इसीलिए इसीलिए जो है ये खतरा जो है विकास के लिए उत्पन्न करता है, विकास को अवरुद्ध करने के लिए उत्पन्न करता है, नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, क्षेत्र की जो शांति जो है उनको भंग करता है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो है जो
लक्ष्य निर्धारित किया है नक्सलियों के पूर्ण समापन का 31 मार्च 2026 तक। भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। वैसे अगर देखें वर्तमान में नक्सली जो है जिनका जो विस्तार अगर देखें तो पहले तो बताया था मैंने बहुत बड़ी मात्रा में विस्तार हो चुका था, इनका 126 जिले का विस्तार हो चुका था। मगर अब की जो स्थिति है, ये अब की जो स्थिति है वहां बहुत सीमित रहा गया है नक्सली। नक्सल जो है जिस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य करते थे स्थापित, वो क्षेत्र भी जो है पहले बहुत वृहद क्षेत्र थे, मगर अब वो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं है। पहले जो है 126 जिले 214 की बात किया था मैंने, वहां से कम करते करते इस नीति की वजह से ही अब वर्तमान में अगर देखें तो पूरे भारत में जो है नक्सल प्रभावित जो राज्य है, नक्सल प्रभावित जो राज्य और उसमें जिले की बात करूं मैं तो जिले जो है अब केवल 12 बचा हुआ है। इसी जो 12 बचा हुआ है उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ में भी है। बस्तर क्षेत्र तो जानते ही हैं, बस्तर क्षेत्र का लगभग लगभग संपूर्ण क्षेत्र क्या है, पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है अभी। तो एक्चुअल में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के लिए जो है नक्सलवाद का जो है समापन छत्तीसगढ़ के लिए एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है। तो स्वाभाविक है इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने जो दृष्टिकोण अपना रखा है कि नक्सल देश के लिए खतरा है और साथ में इनको समापन के लिए इनके समापन के लिए जो है इनके समापन के लिए जो है हमें जो है एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारत सरकार द्वारा जो है 3 मोर्चे पर इनके दृष्टिकोण में जो 3 बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण है, जिनमें सुरक्षा है, जिनमें जो है सुरक्षा है, सुरक्षा के साथ साथ उसमें विकास है, सुरक्षा और विकास के साथ साथ जो है इसमें सुशासन है। तो स्वाभाविक है भारत सरकार का जो दृष्टिकोण जो है उनमें उस क्षेत्र में नक्सलियों के समापन के लिए जो दृष्टिकोण है, जो व्यू है, जो विजन है, उसमें सुरक्षा, उस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, उन लोगों की सुरक्षा जो वहां पर निवास करते हैं, वहां पर जो आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं उनकी सुरक्षा, वहां जो सार्वजनिक संपत्ति है उनकी सुरक्षा, क्षेत्र में विकास अवरुद्ध हुआ। ऐसे कहते हैं जैसे कि इसके पहले मैंने बताया, इसके पहले सेशन में जो मैंने डिस्कस किया हूं कि एक्चुअल में नक्सलवाद के जो है उनके उदय और उनके प्रसार का जो बेसिक कारण मैंने बहुत सारे डिस्कस किए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है 5 प्रमुख कारण गिनाए हैं नक्सलियों के प्रसार के। तो स्वाभाविक है अब उनमें से एक जो है विकास का अवरुद्ध होना या फिर उन लोगों में जो असंतोष की भावना उत्पन्न होना सरकार के विरुद्ध। इसीलिए जो है उस क्षेत्र में विकास का जो दृष्टिकोण है सरकार का वो स्पष्ट है। तीसरा जो है सुशासन, सुशासन जैसे मैंने बताया था कि उनके प्रसार में जो है बहुत बड़ा कारण जो है वहां प्रशासन जो है ठीक नहीं था, ये कह सकते हैं कुप्रशासन था। अधिकारी और कर्मचारी जो है वहां जो तैनात किए जाते थे या तो करप्ट हो चुके थे या फिर वहां से गायब रहते थे। लगभग प्रशासन जो है शून्य हो चुका था और इसीलिए वहां पर नक्सली जो है अपना समानांतर सरकार चलाते थे। तो स्वाभाविक है सरकार का दृष्टिकोण जो है इसकी पूर्ण समाप्ति के लिए एक तरफ पूर्ण समाप्ति देश एक खतरे के रूप में देखते हैं और दूसरा जो उनका दृष्टिकोण जो है भारत के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देना, विकास और सुशासन। तो यहाँ जो है राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना है नक्सलों के समापन के लिए उसका दृष्टिकोण इस तरह से है। अब इस दृष्टिकोण में जो सिद्धांत है भारत सरकार जिस सिद्धांत का अनुपालन कर रहा है, राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना नक्सली उन्मूलन का, इनमें भारत सरकार जो है जिस सिद्धांत को लेकर चल रहा है, भारत सरकार जो है जिस सिद्धांत को लेकर चल रहा है वह जो सिद्धांत है संवाद का, सुरक्षा का और समन्वय का, इन सिद्धांत की बात कर रहा हूं। भारत सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए, नक्सली को जो है संपूर्ण रूप से देश से समाप्त करने के लिए जो सिद्धांत अपनाया है वह सिद्धांत है संवाद का,
सुरक्षा का और समन्वय का। यहाँ सिद्धांत बेसिकली जो है कुछ और नहीं, बल्कि जो है यहाँ सिद्धांत है संवाद का। वहां सिद्धांत है सुरक्षा का, और वहां सिद्धांत है समन्वय का। संवाद का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके साथ संवाद। नक्सलियों से जो है कोई संवाद नहीं हो सकता जब तक कि जो है वहां जो है हिंसा या हथियार ना डाले, जब तक वह हिंसा ना छोड़े उससे कोई संवाद नहीं। मगर संवाद जो है उस क्षेत्र के लोगों से, संवाद जो है उस क्षेत्र के आदिवासियों से, उस क्षेत्र की महिलाओं से, उसके समापन के लिए जो है भारत के जो है हर एक जो जो संस्थाएं जो काम करते हैं उससे संवाद। इनके साथ साथ जो है सुरक्षा, सुरक्षा जो है वहां आम नागरिकों का हो, चाहे वहां हमारे सुरक्षा बलों का हो, चाहे वहां स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनकी सुरक्षा, या फिर जो है जो सार्वजनिक संपत्ति है उस क्षेत्र में उनकी सुरक्षा। स्वाभाविक है सुरक्षा एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में भारत सरकार ने अपनाया है नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए। समन्वय, समन्वय जो है एक ऐसा बुनियादी जो है एक मूल तत्व है जिसमें जिसमें जो है किसी प्रकार से कार्यों को संचालित करने के लिए जब उसके अलग अलग ऑर्गन्स जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और सब में अगर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं है, बेहतर समन्वय अगर नहीं है, तो स्वाभाविक है जो जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसी भी अगर देखें तो भारत में जो है सहकारी, भारत में जो है एक प्रकार से अगर देखें तो फेडरल सिस्टम है, ये परिसंघीय व्यवस्था है। परिसंघीय व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि केंद्र स्तर की जो है व्यवस्था है और राज्य स्तर की व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ शक्तियां जो है केंद्र स्तर में है और कुछ शक्तियां जो है राज्य के स्तर में है। और वैसे भी अगर देखें तो भारत के संविधान में जो है जो आंतरिक सुरक्षा जिनको जिनको जो है लोक व्यवस्था के रूप में, कानून और लोक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया है, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये राज्य सूची की विषय है। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में जो है उस सुरक्षा को बनाए रखने का, कानून व्यवस्था को जो है वहां पर स्थापित करने का जो पहली जो प्रारंभिक दायित्व जो है वहां राज्य सरकार होती है। मगर राज्य सरकार जो है चूंकि ये नक्सल की गतिविधियां जो है केवल एक राज्य में नहीं है, ये उसकी सीमाओं से बंधे हुए नहीं है, ये एक्चुअल में एक राज्य में है, एक से अधिक राज्य में और कई राज्यों में फैला हुआ है। इसीलिए जो है केवल एक राज्य या फिर राज्य अलग अलग यदि कोई गतिविधियों को रोकने के लिए अगर मान लो वहां रणनीति अगर बनाता है, तो नक्सली जो है छत्तीसगढ़ में कुछ अंजाम दिए कार्य को और हिंसा को अंजाम दिए और उस तरफ उड़ीसा भाग गया, या फिर कोई इस तरफ महाराष्ट्र भाग गया, तो समस्या ये उत्पन्न होता है क्योंकि अब अलग अलग राज्यों की पुलिस प्रशासन है। सभाई के दोनों के बीच में क्या चाहिए, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक जो है उस नक्सलियों का हम मिटिगेशन नहीं कर सकते। मगर साथ में हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि ये राज्य सरकार का मुद्दा है, तो भारत सरकार इसमें कुछ भी काम करेगा कुछ भी काम नहीं करेगा ऐसा भी नहीं कह सकते। ऐसी भी अगर देखें तो संविधान का अनुच्छेद 355, ऐसी भी अगर देखें तो 2 अनुच्छेदों की बात किया मैंने। एक तो मैंने इसमें 7वीं अनुसूची की बात किया, 7th शेड्यूल की बात किया मैंने, और उसमें वैसी जो है एक आर्टिकल जो है 355, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 में जो है भारत के जो संविधान में अनुच्छेद 355 है उसमें राज्यों का जो सुरक्षा का जो दायित्व जो है वो संघ का है। तो स्वाभाविक है राज्यों की सुरक्षा जो है उन नक्सलियों से कौन करेगा, तो वहां भारत सरकार करेगा। इसीलिए जो है भारत सरकार हालांकि जो है वो डायरेक्टली राज्य के कार्यों में वहां डायरेक्टली जो है वहां इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मगर नक्सल की मिटिगेशन के लिए, नक्सल के समापन के लिए राज्य की सहायता, राज्य की सरकार को, राज्य की सुरक्षा बलों को, राज्य की पूरी प्रशासन की पूरी व्यवस्था को उनको सहयोग देना, उनकी सहायता करना स्वाभाविक है। ये मामला एक्चुअल में अगर देखें ऐसे तो केंद्र के स्तर में सरकार, केंद्र सरकार भी है और साथ में क्या है राज्यों की सरकार, राज्यों की सरकार।
तो स्वाभाविक है, इस प्रकार से अगर देखें तो मामला जो है केंद्र और राज्य का भी है, और साथ में राज्य और राज्य का है, राज्य और राज्य का है। तो स्वाभाविक है, जब तक जो है इस नक्सली गतिविधियों का पूर्णतः समापन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक जो है केंद्र सरकार में, और केंद्र सरकार में भी गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था अगर देखें, फिर देश, इस देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी अगर देखें, आंतरिक सुरक्षा विशेष बात कर रहा हूं मैं, तो वहां जो है गृह मंत्रालय है। वहां क्या है? गृह मंत्रालय। ऐसे अगर देखें नक्सल मिटिगेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है गृह मंत्रालय तो है, 1950 में स्थापित कर दिया गया, मगर उसके बाद नक्सली गतिविधि जब बढ़ा तब जो है गृह मंत्रालय में जो है 2006 में, वर्ष 2006 में एक नक्सल प्रभाग बनाया गया, जिससे जो है नक्सल की पूरी गतिविधियों को जो है रोका जा सके। तो स्वाभाविक है, उसमें गृह मंत्रालय एक विभाग के रूप में होगा, गृह मंत्रालय उसमें एक प्रभाग के रूप में नक्सल उन्मूलन के लिए प्रभाग हुआ, मगर गृह मंत्रालय के साथ साथ जो है अगर क्षेत्र में अगर विकास पहुंचाना है तो क्षेत्र में विकास पहुंचाने के लिए ठीक है, कुछ योजनाओं, परियोजनाओं, नीतियों को तो गृह मंत्रालय सीधे लागू कर सकता है, मगर विकास की परियोजनाओं को कैसे लागू करेंगे? मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, कौशल विकास मंत्रालय है, ऐसे बहुत सारे मंत्रालय केंद्रीय स्तर में, और वैसे ही राज्य स्तर में भी। राज्य स्तर में छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में एक गृह विभाग है हमारे पास में, तो स्वाभाविक है, अब वैसे अन्य राज्यों में भी है, तो स्वाभाविक है जब तक जो है, और इनके साथ साथ नक्सल गतिविधियों के जो है समापन के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, सीआरपीएफ होते हैं, आईटीबीपी के जवान होते हैं, ऐसे जो सेंट्रल फोर्स पुलिस जो सेंटर जो है आर्म जो पुलिस फोर्स है, उनका भी वहां प्रयोग करते हैं राज्य की जो है पुलिस को सहयोग देने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए। तो स्वाभाविक है जब तक जो है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय में जो है जो गृह सचिव है, अतिरिक्त सचिव या फिर अपर सचिव है, वहां से जो है सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, या फिर कोई और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उनके जवानों के बीच में, उनके अधिकारी के बीच में, इनके साथ साथ राज्यों के जो विभाग है, राज्यों के विभाग में जो है कोई मंत्री है, उसमें सचिव है, अब इस तरह दूसरे राज्य में, तो स्वाभाविक जब तक जो है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन इनके साथ साथ सेंटर के जो है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, राज्य में अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है तो उनकी स्थापना, या फिर इन सबके बेसिस पर ये कोऑर्डिनेशन तभी बेहतर हो सकता है तब जब इनमें आपस में क्या है, एक प्रकार का जो है इसमें एक 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 आपस में एक प्रकार से जो है वहां पर आपस में जो है चीजों को हम बातचीत करके करें। इसीलिए जो है भारत सरकार की इस नक्सल उन्मूलन के जो है नीति, जो राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना है, उसमें सिद्धांत के रूप में संवाद सिद्धांत के रूप में संवाद और सुरक्षा और समन्वय, ये उनको मूल आधार बनाया गया, ये उनको मूल आधार बनाया गया। अब ये तो मैंने सिर्फ सिद्धांत की बात किया, तो सिर्फ सिद्धांत की बात किया। स्वाभाविक ही मुख्य परीक्षा में अगर मान लो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाए, नीति उसमें अगर निबंध पूछे जाते हैं, तो इनमें एक दृष्टिकोण बताया मैंने, दूसरा भारत सरकार का दृष्टिकोण नक्सलियों को लेकर के, दूसरा मैंने बताया भारत सरकार का वो सिद्धांत जो इस राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना में है उनको लेकर बताया। उनके बाद जो है इनकी रणनीति, उनके बाद इनकी रणनीति रणनीति का मतलब ये है कि एग्जैक्टली जो है इन सिद्धांतों का अनुपालन करके जो है हम किस प्रकार से जो है हम इस नक्सल की गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त करेंगे। तो नक्सल की गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना जो अनुमोदन किया है वो बहुआयामी है। भारत सरकार की नक्सल मुक्त भारत के लिए नक्सल मुक्त भारत के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना है, इस जो क्या कार्य योजना है यह जो है बहुआयामी है।
मल्टी डायमेंशनल है ये। बहुआयामिक मतलब ये हुआ उसमें कई मोर्चे पर काम किया जाना है, कई मोर्चे पर काम किया जाना है। कई मोर्चे पर काम करने का मतलब यह हुआ उसमें एक जो मोर्चा है वहां सुरक्षा का मोर्चा है, सुरक्षा के मोर्चे पर काम किया जाना। उस क्षेत्र में क्षेत्र को जो है सुरक्षा देने के लिए, क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, क्षेत्र में जो सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षा देने के लिए, क्षेत्र में जो है जो निर्माण हो रहे हैं, आर्थिक जो गतिविधियां चलती है उनको सुरक्षा देने के लिए, उस क्षेत्र के जो है आम नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए, वहां जो क्षेत्र में जो है जो अधिकारी कर्मचारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, डीआरजी और सीएफ, कई जो जवान वहां जो काम करते हैं उनको सुरक्षा देना है। तो एक जो है आयाम वहां जो है उस भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना का वहां जो है पहला जो आयाम है वहां जो है सुरक्षा का है। हालांकि इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा भी क्योंकि मुख्य परीक्षा में उनको जो हमें लिखने होते हैं। दूसरा जो आयाम है इस नीति का, इस कार्य योजना का, वह है विकास के मोर्चे पर, वहां है विकास के मोर्चे पर। तो स्वाभाविक है सुरक्षा के मोर्चे पर भी हमें जो है तेजी से और बड़ी मात्रा में व्यापक तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी, भारत सरकार इनको रेखांकित कर रहा है। दूसरा जो है विकास के मोर्चे पर वो क्षेत्र, दूर दराज क्षेत्र, वो क्षेत्र भारत के जो है आजादी के जो है 76 बाद भी, 76 वर्ष बाद भी, संविधान को अपनाए जाने के जो है 76 वर्ष बाद भी वो क्षेत्र में विकास की धारा अगर पहुंच नहीं पाया है तो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम सभी क्षेत्रों को विकास नहीं कर पाए, मगर अगर उस क्षेत्र में अगर विकास नहीं हुआ है तो इसका मतलब यहां बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम देश की संविधान को ना माने, देश की सरकार को ना माने। इसीलिए जो है उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाने के लिए भारत सरकार और साथ में राज्य सरकार, भारत सरकार की जो नीति है उनमें विकास के मोर्चे पर जो है कई स्तर में काम किए जाने हैं। इसका इसका जो है यहाँ दूसरा आयाम है। उसके बाद जो है तीसरा जो आयाम है, उसके बाद तीसरा जो आयाम है, उसके बाद तीसरा जो आयाम है वहां है, वहां जो है स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय जो समुदाय है, स्थानीय समुदाय को जो अधिकार है, स्थानीय समुदायों के जो अधिकार, उनके अधिकारों को जो है, उनके जो अधिकार है और साथ में उनकी हकदारियां, अधिकारों और उनकी हकदारियां, अधिकारियों को जो है और हकदारियों को उनको जो है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक्चुअल में जो स्थानीय स्तर में जो उस क्षेत्र में जो दूर दराज क्षेत्र में जो रहते हैं, और दूर दराज क्षेत्र मतलब बस्तर के क्षेत्र भी हो सकता है, बस्तर का क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि बस्तर क्षेत्र में जो है स्थानीय लोग रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, क्योंकि उनको नक्सलियों या फिर सरकार और या फिर जो है बड़े जो पूंजीपति या फिर तथाकथित अन्य क्षेत्र के लोगों ने जो है उनकी जंगल जमीन और जो जायदाद सब पर उसने क्या है हड़प लिया, छीन लिया। स्थानीय जो है समुदाय है उनके जो बुनियादी जो अधिकार है, जो संविधान ने उनको मौलिक अधिकार दिए हैं जीवन को जीने का, सम्मान पूर्वक जीने का, समानता का, ये बुनियादी जो अधिकार है उनकी आजादी छीन ली गई है। तो स्वाभाविक है ये उनको अधिकार तो मिलने चाहिए ना, जब देश के पूरे सभी लोग जो है वहां उस अधिकार को जो है वहां प्राप्त किए हुए हैं, उनका भोग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र के लोगों को भी वो भारत के संविधान ने जितने भी मौलिक अधिकार के रूप में या फिर कानून के द्वारा जो अलग अलग अधिकार मिले हुए हैं, तो स्वाभाविक है उन अधिकारों को इनको प्राप्त होनी चाहिए ना। इनके साथ साथ लंबे समय तक परंपरागत रूप से जिस जमीन पर वो खेती बाड़ी करते थे, जहां पर उनके घर हुआ करता था, जिनसे उनकी पूरी जो है रोजी रोटी चलती थी, आजीविका चलता था, जिससे उनको रोजगार मिला हुआ था, वो जो है जमीन, जल और जंगल को जो छीन लिया गया था, उनको भी हमें जो है मान्यता देनी ही, उनके जो हक जमीन पर जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे परंपरागत रूप से,
उनको वहां हकदारी मिलना चाहिए, उनको वहां पर उनका हक है, वो हकदारी उनको मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना इनके साथ साथ जो है शासन प्रणाली में सुधार, इनके साथ साथ जो है शासन प्रणाली में सुधार। शासन प्रणाली सुधार का मतलब जैसे मैंने बताया, उस क्षेत्र में जो है, क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों की वजह से जो है वहां जो अधिकारी कर्मचारी जो है, या तो पहले भारत सरकार का जो है, या फिर सरकारों को इस प्रकार से कह सकता है कि नीति ऐसा बना रखा था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो है अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है या कुछ गड़बड़ी किया, तो उनको जो है सजा के तौर पर जो है वो बस्तर क्षेत्र या फिर इस प्रकार से अबूझमाड़ क्षेत्र में भेज दिए जाते थे दंड के रूप में। मगर अब वैसा नहीं है, क्योंकि अब उस क्षेत्र में जो है जो शासन व्यवस्था जो है उनको सरकार के द्वारा दुरुस्त किया गया रहा है। सरकार जो है शासन व्यवस्था में सुधार करके जो है अब विकास के एक मॉडल के रूप में सुशासन को स्थापित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो उस क्षेत्र में शासन व्यवस्था में, शासन की प्रणाली में अगर सुधार किया जाता है तो स्वाभाविक है उस शासन व्यवस्था से सेवाएं जो है आम जनों तक बहुत सहज और सरल तरीके से पहुंचाया जा सकता है। उनकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का भी समाधान किया जा सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार की उन क्षेत्र में विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उनको संचालित किया जा सकता है। उन नागरिकों के लिए जो है उनको जो सेवाएं जो उपलब्ध होते हैं, जो सरकार के द्वारा जो है मुहैया कराया जाता है, उनको शासन प्रणाली अगर बेहतर होगी, सुशासन आएगा, तो स्वाभाविक है वो सभी सेवाएं क्षेत्र के लोगों को मिलेंगे। इसीलिए जो है इस राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना का जो चौथा जो स्तंभ के रूप में वहां है शासन प्रणाली में सुधार करना। उसके बाद जो है पांचवा जो है इसके बाद पांचवा जो है जो इस पांचवा जो स्तंभ या जो पांचवा जो मोर्चा है वहां है जन अवबोधन का प्रबंधन। जन अवबोधन का प्रबंधन का मतलब जन अवबोधन का प्रबंधन का मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्र की जनता में, उस क्षेत्र के आम लोगों में, वहां की महिलाओं में, बड़े बुजुर्गों में, बच्चों में, युवाओं की जो आकांक्षा है, उनके जो सपने हैं, उन सपनों को, उनकी शिकायतों को जो है समाप्त करके जो है वो जिस तरह सोचते हैं विकास को लेकर के, उस क्षेत्र के विकास को लेकर के, बस्तर क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र, तो बस्तर में विकास का मॉडल किस प्रकार का हो, वो विकास कैसा हो, उनकी जो समस्याएं हैं या उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उस क्षेत्र के लोग जो है शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो अच्छा स्वास्थ्य के हकदार बनना चाहते हैं, वो अपना कौशल विकास करना चाहते हैं, वहां भी जो है सुख और शांति से जीवन जीना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है वो सब के वो हकदार है। जैसे भारत के संविधान ने भारत के सभी लोगों को जो है आजादी का, समानता का और प्रतिष्ठा का, न्याय का, ये सभी जो अधिकार दिए हुए हैं, तो स्वाभाविक है वो सब के सब जो है, वो सभी जो है वो उन सबके हकदार है। तो स्वाभाविक है यदि उनकी कुछ अगर शिकायतें अगर है तो उन शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। साथ में जो है उनकी जो आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं को जो है पूरा करने के लिए सरकार जो है भरपूर प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये जो है भारत सरकार का जो नक्सल भारत के लिए, जो भारत सरकार का राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना है, उस कार्य योजना में जो है ये 5 मुख्य क्षेत्र है, ये 5 स्तंभ है, जिन स्तंभों या जिन मोर्चों पर जो है भारत सरकार काम कर रहा है। इसमें पहला जो मोर्चा है सुरक्षा के मोर्चे पर है, दूसरा जो है विकास के मोर्चे पर है, तीसरा स्थानीय समुदाय के अधिकार और उनके जो हकदार है, उनके जो हकदारियां हैं उनको सुनिश्चित करके, इनके साथ साथ जो है भारत सरकार के द्वारा शासन प्रणाली में सुधार करके, सुशासन स्थापित करके, भारत सरकार के द्वारा उस क्षेत्र की जो समस्याएं, जो शिकायतें हैं लोगों की, उन शिकायतों का समाधान करके जो है उनके जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उनका पूरा करने का प्रयास। तो भारत सरकार की यही जो है
उनका जो रणनीति है यही है। अब अब इनमें जैसे मैंने बताया कि 5 ये स्तंभ के रूप में है, तो सभाई की इस 5 स्तंभ में, इसमें 5 स्तंभ है, 5 इसके आयाम है, तो सभाई की इसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग जो कार्य किए जाने होते हैं। भारत सरकार ने इसमें कई अलग अलग जो कार्य किए हैं, कई अलग अलग स्तरों में और बहुत व्यापक स्तर में भी। तो उन्हीं चीजों को हमें थोड़ा सा देखना है। और मुख्य परीक्षा में अगर देखें तो उसमें सीधे तौर पे जो है एग्जैक्ट बातें अगर लिखा जाए तो 50 नंबर का अगर एक ऐसे आया, सभाई की स्पष्ट रूप से अगर भारत सरकार के दृष्टिकोण को लिख रहे हैं, भारत सरकार के मूल सिद्धांत को लिख रहे हैं, भारत सरकार जिन मोर्चे पर नक्सल की गतिविधियों के समापन के लिए जो आयाम बना रखा है, जिन क्षेत्रों पर काम करने का, हम उसको लिख रहे हैं, या साथ में जो है इन क्षेत्रों पर जब काम करेंगे तो कौन कौन से गतिविधियां संचालित होंगे, कौन कौन से काम किए जाएंगे, यदि इनको जो है हूबहू लिख दिया जाता है तो 50 में से जो है अधिक, 50 में से जो है अधिक से अधिक हमें नंबर दे सकते हैं। तो स्वाभाविक है। और ये पूरी जो बातें मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह से जो है ये भारत सरकार की नीति को लेकर के है। और स्वाभाविक है, सरकार की नीति को अगर एग्जाम में अगर गलत तरीके से लिख दिया गया तो स्वाभाविक है वहां तो कुछ नंबर मिलने वाले तो है ही नहीं, बल्कि उल्टे नंबर काटे जा सकते। तो एक प्रकार से जो है एक प्रकार से ये कह सकते हैं, एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि ये वो 5 स्तंभ है, वो 5 मोर्चे हैं जिस पर काम किए जा रहे हैं। अब सभाई के जो 5 मोर्चे हैं तो सभाई इसमें जो है जैसे मैंने बताया राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना है, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा भी कई प्रकार से काम किए जा रहे हैं और राज्य सरकार तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर अभी मैं सिर्फ केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना है उसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय नीति और इस कार्य योजना के अंतर्गत 5 क्षेत्र मैंने बताया जिन मोर्चों पर वहां काम कर रहे हैं। तो अब काम कौन करेगा, कैसे काम करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसमें जो है पांच पांच जो है पांच जो है अलग अलग क्षेत्र है, या फिर उनको ऐसा कहा जा सकता है तो 1 2 3 4 क्षेत्र हो सकते हैं इनमें प्रमुख रूप से। ये तो पहला जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, जो एक्चुअल में सरकार जो है जो काम कर रहा है उनमें जो पहल है, उनका सरकार जो है तरीका जो अपनाया है उनमें एक जो है जो वामपंथी जो उग्रवाद जो प्रभावित जो राज्य है उनसे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ विशेष उपाय किए हैं। ये स्पेशल टेक्निक है एक्चुअल में कहा सकता है इनको। वो तो एक्चुअल में सबसे पहली जो बात कर रहा हूं मैं कि वामपंथी समापन के लिए भारत सरकार द्वारा जो है विशेष उपाय, भारत सरकार द्वारा जो है विशेष उपाय के रूप में, तो पहला सेगमेंट यहां हो। दूसरा सेगमेंट जो है जिसमें सीधे तौर पे जो है गृह मंत्रालय, जो केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है कई योजनाओं को संचालित करते हैं। गृह मंत्रालय की जो है कि गृह मंत्रालय की जो योजना है, कई प्रकार की योजना है, कई प्रकार की योजना है। दूसरे जो है जो कार्य जो क्षेत्र जो कार्य जो वो तो जो किए जाते हैं वो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है उनकी योजनाओं को लागू करना। कुछ तो मैंने बताया जो स्पेशल 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 टेक्निक है उनके, ये विशेष उपाय है। दूसरा जो है गृह मंत्रालय की जो है योजनाएं बहुत सारी इनमें, इनके साथ साथ जो है तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो उपाय है जिन क्षेत्रों में करता है वहां है उनका निगरानी तंत्र, वहां है उनका निगरानी तंत्र। निगरानी तंत्र का मतलब यह है मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। स्वाभाविक है जब नक्सल मिटिगेशन के जब काम करना है तो कई स्तर में मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, केंद्र के स्तर में, राज्य के स्तर में, अंतर राज्य के स्तर में। तो स्वाभाविक है उनको हम किस प्रकार से करें, उनके लिए जो क्या है जो मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा उनको ठीक करने की आवश्यकता होगी, उस क्षेत्र में भी हम काम
इसके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ जो क्षेत्र में जो है हमें विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, विकास को बढ़ावा देना है। स्वाभाविक है, अब वो केवल गृह मंत्रालय तो अकेला नहीं कर सकता। भारत सरकार की बहुत से अलग अलग जो है विकास की जो योजनाएं हैं वो अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के द्वारा जो है लागू किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से जो है, उसमें बहुत सारे मंत्रालय जो है, कुछ जो है जनजाति विकास से संबंधित जो मामलों से संबंधित है उससे संबंधित मामले, कुछ शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, कौशल विकास से संबंधित, या फिर ऐसे बहुत सारे और जो अलग अलग मंत्रालय जो है जो अलग अलग योजना जो लागू करता है विकास के। तो स्वाभाविक है यहाँ जो है विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित योजनाएं, विभिन्न मंत्रालय के जो है सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं, स्वाभाविक है ये सब क्या है, विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो एक्चुअल में जो है भारत सरकार जो है ये चार ऐसे जो गतिविधियां हैं जिनको वो संचालित करते हैं। इसके अलावा जो है राज्य सरकार भी है, जो कई प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ में भी राज्य स्तर में बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए गए हैं, वहां भी मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा मैं। ठीक, तो सबसे पहले जो है मैं किसकी बात कर रहा हूँ इसमें, जो वामपंथी उग्रवाद जो उसके समापन के लिए भारत सरकार ने जो विशेष उपाय जो किए हैं, तो स्पेशल जो प्रोविजन जो प्रोविंस किए हैं, जो प्रोविजन है उनकी बात कर रहा हूं मैं ये। तो अब थोड़ा सा समझते हैं इनमें कि भारत सरकार जो है नक्सल मिटिगेशन के लिए विशेष उपाय क्या किए। नक्सल उन्मूलन के लिए जो है विशेष उपाय। अब विशेष उपाय में जो है बहुत सारे जो है कार्य है जिनको भारत सरकार जो है करते हैं। भारत सरकार जो है सबसे पहले जो काम करता है, सबसे पहला जो काम करता है, सबसे पहला जो काम किया वहां जो है जो सीपीआई एमएल है। सीपीआई एमएल के मतलब समझ में आ चुके होंगे आपको कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट और लेनिनवादी जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो एक प्रकार से जो पूरी नक्सलियों को, नक्सली गतिविधियों को जो है जो अंजाम देते हैं, वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही है। स्वाभाविक है, और केवल यही और इससे जुड़े हुए जितने भी गुट है ये, और इससे संबंधित जो गुट है, संबंधित गुट जो नक्सल गतिविधियों को जो अंजाम देते हैं, उनको जो अनलॉफुल जो एक्टिविटीज जो एक्ट है, और अनलॉफुल जो है एक्टिविटीज जो प्रोविजन जो एक्ट है, जो गैर कानूनी जो है गतिविधियां रोकथाम जो अधिनियम है भारत सरकार का, उस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले जो है इनको किया गया प्रतिबंधित संगठन के रूप में घोषित। ये एक प्रतिबंधित संगठन के रूप में है। जैसे जो है कई जो है जो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित जो संगठन है, सिमी या फिर बाकी और जितने भी है, जैसे लश्कर तैयबा, बाकी पाकिस्तान से संबंधित कई सारे इसमें जो है, तो ऐसे जो है कई जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनको भारत सरकार जो है प्रतिबंधित संगठन घोषित कर रखा है, वैसे ही सीपीआई एमएल को भी जो है भारत सरकार ने जो प्रतिबंधित संगठन है इस रूप में घोषित कर रखा है। इसके साथ साथ भारत सरकार जो है दूसरा जो काम करता है इसमें विशेष उपाय के रूप में, दूसरा जो काम करता है वहां है आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना। आसूचना तंत्र को मजबूत करना। आसूचना तंत्र को मजबूत करने का मतलब ये हुआ कि जो इंटेलिजेंस जो सिस्टम है हमारे ये, जिससे जो हमें जो है जो सूचनाएं मिलती है, गुप्त सूचनाएं मिलती हैं, तो स्वाभाविक है कि वो उग्रवाद जो है जो कई स्तर में जो है अलग अलग स्तर में जो है बहुत गुरिल्ला तरीके से बता कि पीपल्स लिबरेशन जो गुरिल्ला जो आदमी आर्मी है उनका, पीपल्स जो है लिबरेशन गुरिल्ला जो आर्मी है उनकी,
वो कभी आमने सामने आकर के लड़ाई नहीं करते, वो हमेशा जो है पीछे से या फिर ऊपर छुप करके कहीं और इस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं, जिनको कहा जाता है गुरिल्ला वार। हालांकि अब भारत सरकार भी जो है उनके साथ में उसी प्रकार जैसे को तैसे के जैसे वहां जो है काम कर रहा है। तो स्वाभाविक है हमें जो है जब तक जब तक जो है जब तक जो है जब तक हमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आसूचना जो तंत्र है, या फिर राज्य सरकार में अगर मान लो जो है आसूचना तंत्र अगर नहीं है, स्वाभाविक है दोनों तंत्र को नक्सल के मिटिगेशन के लिए जो है हमें केंद्र के स्तर में, इसमें जो है केंद्र के स्तर में और साथ में राज्य के स्तर में, केंद्र और राज्य दोनों स्तर में जो है हमें जो है जो इंटेलिजेंस जो सिस्टम है, इंटेलिजेंस प्राप्त करने जो सिस्टम है उनको मजबूत करने की और उनको और एडवांसमेंट की आवश्यकता होगी। सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर जो है एक मल्टी एजेंसी सेंटर मैक का गठन किया गया। केंद्रीय स्तर पर जो है मल्टी एजेंसी सेंटर, केंद्रीय स्तर जो है मल्टी एजेंसी सेंटर जिनको कहा जाता है मैक, उनका गठन किया गया। ऐसी जो है अब ये मेक जो है, ये मेक जो है जो कई अलग अलग एजेंसी है हमारे, उन एजेंसियों को जो है एक साथ कोऑर्डिनेशन करके जो है बनाया गया है, इसीलिए इनको जो है कहते हैं मल्टी एजेंसी सेंटर। तो केंद्र स्तर में एक मल्टी एजेंसी सेंटर है और वैसी जो है राज्य स्तर में जो है स्टेट मल्टी एजेंसी सेंटर है। राज्य स्तर में स्टेट मल्टी मल्टी एजेंसी सेंटर है। ये स्टेट मेक की बात करूं, पहले मेक है दूसरा स्टेट मेक है। ये तो स्वाभाविक है ये मेक और जो है स्टेट मेक जो है ये 24/7 ये जो है 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन जो है 24 घंटे जो है ये जो सूचना जो है सेंट्रल को प्राप्त हो रहे हैं, जो सेंट्रल जो स्टेट को प्राप्त हो रहे हैं, किसी प्रकार से भी जहां से भी इकट्ठा करके उस नक्सल से संबंधित उनके मूवमेंट से संबंधित वो सभी जो है आपस में 24 घंटे वहां जो है साझा किए जाते हैं। तो स्वाभाविक उससे जो है नक्सल की हर एक गतिविधियों पर बहुत बारीकी से जो है नजर रखा जा सकता है। ऐसे जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर, एक बहुत महत्वपूर्ण जो है केंद्र के रूप में जगदलपुर में और उस तरफ बिहार के जो गया है वहां पर भी, छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर में जो है वो जगदलपुर में जो है एक संयुक्त कमांड और कंट्रोल केंद्र, जगदलपुर में जो है संयुक्त कमांड और कंट्रोल केंद्र ऐसा स्थापित किया गया है। ये तो है ज्वाइंट कमांड और कंट्रोल सेंटर है बेसिकली। ये तो जगदलपुर में जो है कई क्षेत्र के जो इंफॉर्मेशन इनपुट्स भी लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वहां एक विशेष रणनीति बनाते हैं। स्वाभाविक रूप से जो है ये सब क्या है, हम जो है ये जो हमारा जो है जो ये विशेष जो उपाय कर रहे हैं उसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। ये इसके साथ साथ जो है इनके साथ साथ जो है उसमें स्वाभाविक है यदि हमें जो है नक्सल गतिविधियों को अगर पूरी तरह से समाप्त करना है तो स्वाभाविक है हमें जो तकनीक और जो मानवीय जो सूचनाएं मिलती है हमें दोनों को मजबूत करना होगा। तकनीक से सूचना जो प्राप्त होती है, तकनीक से सूचना प्राप्त होने का मतलब जो है वहां जो है एक टुकना टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है, ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है, सैटेलाइट का प्रयोग किया जा सकता है, जो जो गुप्तचर बना करके जो है जो आम नागरिक जो छुपे तरीके से काम करते हैं गुप्तचर बना करके, या फिर जो है मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो स्वाभाविक है ये फिर उनके जो और जितने भी तरीके हो सकते हैं जिससे जो है उस नक्सल के बारे में, नक्सल के मूवमेंट के बारे में, नक्सल उनके परिवार से संबंधित उनके बारे में जानकारी अगर मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, तो स्वाभाविक है ऐसी इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होकर के जैसे इंफॉर्मेशन अगर प्राप्त होंगे, सटीक होंगे, तो स्वाभाविक है नक्सल की गतिविधियां जहां पर भी होगी, उनके मूवमेंट जहां पर होगा उनको जो है पकड़ा जा सकता है या फिर समाप्त किया जा सकता है। तो स्वाभाविक है भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ जो है तकनीक का उन्नयन करके, तकनीकी उन्नयन
तकनीकी उन्नयन करके जो है, और तकनीकी उन्नयन जिससे भी सूचना अच्छी तरह प्राप्त होंगे, और साथ में जो है जो मानवीय जो सूचना होती है, मानवीय आसूचना, उस तरीके से जो है उनकी गतिविधियों को जो है सूचना प्राप्त करना। यदि सूचना तंत्र को हम सुदृढ़ करते हैं, इनको सुदृढ़ करना, इनको मजबूत करना, तो स्वाभाविक है वो नक्सल की गतिविधियां जो है आसानी से जो है उनको ट्रेस किया जा सकता है। इनके साथ साथ जो है तकनीकी उन्नयन और मानवीय आसूचना जो प्राप्त होंगे, तो स्वाभाविक ही सब में क्या होना चाहिए, बेहतर समन्वय। तो इस प्रकार से अगर देखें, इस प्रकार से अगर देखें तो भारत सरकार जो है ये वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जो स्पेशल जो उपाय किए हैं, उसमें वो ये सब है। इसके साथ साथ जो है दूसरा जो है, दूसरा जो उपाय के रूप में जो है, दूसरे उपाय के रूप में जो ये जो है स्पेशल उपाय में, विशेष स्पेशल उपाय के रूप में जो है, पहला बताया मैंने यहाँ जो है सीपीआई को प्रतिबंधित कर देना, और दूसरा जो है जो इंटेलिजेंस जो सिस्टम है हमारा उनको मजबूत करना। इसी क्रम में जो है तीसरा उपाय के रूप में, मैं स्पेशल उपाय के रूप में ही चल रहा हूं, मैं जो है स्पेशल उपाय के रूप में चल रहा हूं, मैं विशेष उपाय के रूप में। पहले तो बता दिया, दूसरे बताया, अब उसमें तीसरे की मैं बात कर रहा हूं मैं। ये तीसरे क्रम में अगर देखे तो बेहतर अंतरराज्यीय समन्वय, या फिर इनको ऐसा भी कहा जा सकता है बेहतर अंतरराज्यीय समन्वय। बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय का मतलब ये हुआ कि नक्सल गतिविधियों को अगर समाप्त करना है, उनको पूरी समाप्त करना है, तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कुंटा में जाकर कुछ गतिविधि किए और कहाँ भाग गए, तेलंगाना। स्वाभाविक है अब उनको काम करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए तो दोनों पुलिस अलग अलग है, एक तो छत्तीसगढ़ की पुलिस, दूसरी तेलंगाना की पुलिस। स्वाभाविक है दोनों के अपने क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, तो स्वाभाविक उस क्षेत्र में नहीं, मगर यदि जो है कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर है एक राज्य का दूसरे राज्यों के साथ में, केंद्र का राज्य के साथ में, केंद्र का राज्य के साथ में, स्वाभाविक है जब तक जो है बेहतर जो है इंटर स्टेट जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इस नक्सल जिनका चूंकि विस्तार जो है एक से अधिक राज्य में होता है, इनका जो है हम उनका जो है समापन नहीं कर सकते। इसीलिए जो है सबसे बेहतर जो आवश्यकता है वहां है समन्वय की है। स्वाभाविक है नक्सल प्रभावित जिले जो है, जैसे मैंने बताया, केवल एक जिले तो नहीं है, वहां तो एक से अधिक जिले में विस्तार होता है ना। इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कई स्तर में केंद्र, कई स्तर का मतलब उसमें जो है कि जो अंतरराज्यीय कई बैठकें करवाए हैं भारत सरकार ने। क्या है, अगर राज्यों के स्तर में अलग अलग राज्य आपस में बैठ करके अगर बात करते हैं जो नक्सल प्रभावित है, तो स्वाभाविक है वहां से अगर समन्वय बना करके अगर काम किया जाता है तो स्वाभाविक है बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है भारत सरकार के जो है जो रणनीति का जो तीसरा हिस्सा है वहां विशेष उपाय के रूप में बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय का है। उसके बाद चौथा जो स्पेशल उपाय के रूप में, चौथा जो है जो स्पेशल उपाय के रूप में वहां है, वहां है जो 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 इम्प्रोवाइज्ड जो है जो एक्सक्लूसिव जो डिवाइस होते थे, उनको ऐसा कहा जा सकता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस, या फिर जिनको सामान्य भाषा में इनको जो है आईईडी कहते हैं, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव नहीं एक्सप्लोजिव बेसिकली आईईडी। जो बेसिकली क्या है, ज्यादातर जो है जवान हमारे जो है जो नक्सलवादी जो रोधी अभियान जब चलाते हैं, तो स्वाभाविक ज्यादातर जवान जो है वो आईडी की चपेट में आ जाते हैं। अक्सर ये न्यूज में सुने होंगे, पेपर में पढ़े होंगे कि आईडी की चपेट में आकर के जो है शहीद हो गए। ये फिर जो है पूरी गाड़ियां जो है
गाड़ियों के फरकच्चे उड़ जाते हैं यदि जो है उस आईडी के ऊपर अगर चला दिए गए। स्वाभाविक है। इसलिए सबसे सबसे जो बुनियादी जो आवश्यकता हुआ करता है, जब नक्सल जो विरोधी अभियान चलाते हैं, तब कि जवान जो है किसी प्रकार से उनको कोई हताहत ना हो, कोई उनको जो है सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न ना हो। इसीलिए जो है चाहे वह सीआरपीएफ हो, चाहे वह पैरामिलिट्री हो, चाहे पुलिस बल हो, सभी को जो है उस आईडी रोधी जो है क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होगी। कि आईडी जो है, क्योंकि वहां जो है नक्सली जो है कई प्रकार से जो है छुपे तरीके से और कई प्रकार से जो गतिविधियों करते हैं, उनके प्रयोग करते हैं। और अब तक जो है भारत सरकार और राज्यों में जो है जो सुरक्षा बलों की जो है अधिकतम जो हताहत हुई है, वो इस आईडी की वजह से हुआ है। इसीलिए जो है इस जो आईडी जो एक्चुअल में सीधे तौर पे जो है यहाँ सुरक्षा, यहाँ जो है उनके जीवन की सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न करता है, तो स्वाभाविक है ऐसे जो है ऐसे जो है आईडी के विरुद्ध उनको रोकने के लिए जो है क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार की इस नीति में इस प्रकार से चुनौती उत्पन्न करता है उनके लिए। जो विस्फोटक जो संबंधी जो मुद्दे हैं, जो विस्फोटक संबंधी जो मुद्दे हैं जो विस्फोटक जो संबंधी जो मुद्दे हैं, ऐसे विस्फोटक जो पदार्थ है उनके उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, उनके मिटिगेशन के लिए वहां स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं कि भारत सरकार के द्वारा निश्चित कर दिया गया है कि यदि आईडी है तो उसको इस प्रकार से जो है उनका प्रबंधन किया जाना है। तो स्वाभाविक है एक अगर स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स अगर बना दिया गया है, तो स्वाभाविक उसको उसी प्रकार से अनुपालन किया जाएगा। इनके साथ साथ यदि मान लो जो है कि इनके साथ साथ भारत सरकार जो है स्पेशल उपाय के रूप में भारत सरकार स्पेशल उपाय के रूप में जो है इंडिया इंडिया रिजर्व फोर्स, कभी कभी इनको जो है इंडियन रिजर्व जो है बटालियन भी कहा जाता है, इंडियन रिजर्व जो है बटालियन भी कहा जाता है। तो स्वाभाविक है चौथा जो है पांचवा पांचवा विशेष उपाय के रूप में भारत सरकार के द्वारा जो है बड़ी मात्रा में जो है इंडिया रिजर्व बल इनके गठन को मंजूरी दिया गया है। स्वाभाविक है इससे जो है राज्यों में जो है नक्सल रोधी जो अभियान चल रहे हैं, उस अभियान को जो है और सहायता देने के लिए, उनको गति देने के लिए जो है कि इंडिया रिजर्व बल का जो है गठन जो है ये किया गया है। तो स्वाभाविक है इससे जो है जो जो इससे जो है जो वामपंथी उग्रवाद की जो गतिविधियां जो चल रही है अलग अलग राज्यों में, यदि इंडिया रिजर्व बटालियन अगर स्टेब्लिश कर दिया गया, स्पेशल जो है इंडिया रिजर्व जो बटालियन उनको भी गठित कर दिया गया, तो स्वाभाविक इससे जो है ये जो नक्सल के विरुद्ध जो रोधी जो आंदोलन जो अभियान चल रहा है भारत सरकार का और राज्यों की सरकार का, वो और मजबूती से इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार जो है कई प्रकार के गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। यहां तो हो गया विशेष उपाय के रूप में, जैसे मैंने बताया था कि वहां जो है हम कई इस तरह में काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो हुआ एक उपाय के रूप में, स्पेशल उपाय के रूप में, मगर दूसरा बताया था मैंने कि गृह मंत्रालय के बहुत सारे अलग अलग योजनाएं, स्वाभाविक ये विशेष उपाय के रूप में हुआ नक्सल मिटिगेशन के लिए। अब दूसरा जो है गृह मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्रालय की अलग अलग योजनाएं। गृह मंत्रालय की मैं स्कीम की बात कर रहा हूं मैं। सेंट्रल जो होम मिनिस्ट्री है वो किन कौन से इस नक्सल मिटिगेशन में जो है कौन कौन से जो है तरीके और कौन कौन से योजनाओं को वहाँ कार्यान्वित करती है। तो नक्सल गतिविधियों को जो है मिटिगेशन के लिए जो है गृह मंत्रालय जो है 6 प्रमुख स्कीम को संचालित करता है। ये यहाँ जो है 6 प्रमुख स्कीम है, 6 स्कीम है मुख्य रूप से अगर देखा जाए भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत 6 मुख्य स्कीम है इनकी है। तो अगर विशेष रूप में नक्सल रोधी गतिविधियों को रोकथाम के लिए बात कर रहा हूं मैं, इनमें सबसे पहला जो है वह है सुरक्षा संबंधी व्यय। वहां है सुरक्षा संबंधी व्यय, ये पहला हुआ।
ये स्कीम जो है, पहला जो स्कीम है वहां जो है सुरक्षा संबंधी व्यय से संबंधित है, और दूसरा जो है सुरक्षित पुलिस स्टेशन की स्थापना वो, और साथ में जो है विशेष अवसंरचना से संबंधित। दूसरा जो है सुरक्षित इस स्टेशन की स्थापना और विशेष अवसंरचना का निर्माण। यहाँ जो है दूसरा हिस्सा हुआ, इस पर मैं डिस्कस करूंगा, अभी इस पर डिस्कस करूंगा मैं ये। वैसे जो है तीसरा जो है वो नागरिक कार्य संबंधी जो कार्यक्रम है वहां है। नागरिक कार्य संबंधी जो कार्यक्रम है, यहाँ जो है उनकी योजना है, उस कार्यक्रम जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की। इनके साथ साथ जो है वहाँ जो जो सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है, नक्सल से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है, उनके लिए विशेष सहायता योजना चलाता है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, इनको ऐसा भी कहा जा सकता है कि सर्वाधिक प्रभावित राज्य क्षेत्रों के लिए ये विशेष पैकेज, विशेष सहायता योजना है। तो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है उनके लिए विशेष पैकेज भी दिया जाता है उस क्षेत्र के डेवलपमेंट से संबंधित गतिविधियों को संचालित करने के लिए। इनके साथ साथ जो है गृह मंत्रालय में जो है, क्योंकि जो अलग अलग जो है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं, जो एक्चुअल में राज्य में जो हिंसा, जो नक्सल विरोधी जो है जो 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 गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उनको सहायता उपलब्ध करवाता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, तो सभाई के पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनको 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 जो है आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो स्वाभाविक रूप से केंद्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसीलिए जो है केंद्रीय स्तर पर जो जो केंद्रीय जो एजेंसी है, उन एजेंसियों को जो है सहायता, केंद्रीय एजेंसियों को सहायता, उन केंद्रीय एजेंसियों की बात कर रहा हूं मैं जो एक्चुअल में जो है उस नक्सल मिटिगेशन के जो है लगे हुए, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो स्वाभाविक है इनमें वहां चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे वहां जो है आईटीबीपी हो, या फिर कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, अगर वो नक्सल गतिविधियों में अगर मान लो जो है कहीं पर गए हुए हैं, कहीं मुठभेड़ हो गया, उसमें किसी प्रकार से कुछ हताहत हो गए या फिर कोई गतिविधियां हो गई, घायल हो गए, तो स्वाभाविक है उनको उस दूर दराज क्षेत्र से जो है उनको अगर वहां से हमें रेस्क्यू किया जाना है, तो स्वाभाविक उसके लिए अगर मान लो कोई गाड़ी वगैरह नहीं पहुंच पा रहे, तो स्वाभाविक वहां पर जो है हेलीकॉप्टर की भी सुविधा दिया जा सकता है, उनको बहुत आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भारत सरकार जो है सीआरपीएफ को जो है वो हेलीकॉप्टर प्रदान करने के लिए, किराए में लेने तक के लिए, अगर पैसा अगर किराए में अगर हेलीकॉप्टर लिए रेस्क्यू करने के लिए, स्वाभाविक है उसका भुगतान कौन करेगा, तो भारत सरकार पूरा वहन करता है। कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को और अधिक सहायता देने के लिए, जवानों को एयरलिफ्ट करने के लिए भारत सरकार जो है ये विशेष योजना योजना संचालित कर रहा है। तो एक प्रकार से अगर देखें, इस प्रकार से अगर देखें, ये 5 योजना हुआ। उसके बाद एक और जो योजना है जो भारत सरकार जो संचालित करता है इस नक्सल मिटिगेशन के परिप्रेक्ष्य में, गृह मंत्रालय जो संचालित करता है नक्सल मिटिगेशन के परिप्रेक्ष्य में, वहां है जो वहां जो है जो नागरिकों के लिए जो है जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें मीडिया कार्य होते हैं। वहां जो है मीडिया कार्य, वामपंथी प्रभावित क्षेत्र में मीडिया कार्य का मतलब उनको ऐसा समझा जा सकता है
मीडिया कार्य मतलब इनको ऐसे भी समझा जा सकता है कि वहां पर जो नक्सली जो है वो सरकार के विरुद्ध जो झूठे प्रचार प्रसार जो कर रहे होते हैं, जिससे उनको तरफ वो जिससे जो है वह आम नागरिकों को अपने तरफ खींच सके। तो स्वाभाविक है ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जो है युवाओं को भड़काते हैं, उनको भ्रामक जो है खबरें दिखाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। स्वाभाविक है इन सबको जो है मिटिगेशन के लिए जो है हमें सोशल मीडिया पर वो भी काम करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए भारत सरकार जो है ऐसा योजना बना रखा है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो भारत सरकार जो है ये है जो है स्कीम, गृह मंत्रालय ये 6 स्कीम संचालित करते हैं, जिनमें पहला जो है सुरक्षा संबंधी व्यय। अब सुरक्षा संबंधी व्यय को ऐसा सोचा जा सकता है, इसके व्यय को जो है ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा देखा जा सकता है ये जैसे कि स्वाभाविक है जब जब उसमें जो है जब हम उस सुरक्षा के लिए या फिर उसको ऐसा भी देखा जाए, सुरक्षा के लिए अगर मान लो जो है हम वहां पर अधिक तैनाती कर रहे हैं जवानों की, स्वाभाविक है जब अधिक तैनाती करेंगे तो उसके लिए जो है खर्च की आवश्यकता अधिक पड़ेगी, अधिक व्यय की आवश्यकता पड़ेगी। मगर इनके साथ साथ उनको आधुनिक हथियार की भी आवश्यकता पड़ेगी, आधुनिक तकनीक की भी आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में अगर नक्सल रोधी अगर जब अभियान चलता है उसमें अगर मान लो कोई आम नागरिक हो, चाहे वह कोई सुरक्षा बल हो या उसके परिवार के सदस्य हो, तो उनको स्वाभाविक अगर मान लो अगर वह किसी वजह से भी या फिर जैसी भी किसी भी स्थिति में अगर मान लो वहां कुछ हताहत हुआ, कोई शहीद हो गए, तो स्वाभाविक है उनके परिवारजनों को, चाहे नागरिक हो चाहे वह परिवारजनों हो, उनको अनुग्रह का भुगतान किया जाना। इनके साथ साथ जो है जो सुरक्षा बल है उनको बेहतर ट्रेनिंग, ऑपरेशन के दरमियान जो है उनकी जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उनको कई प्रकार के जो है जो व्यय करने पड़ते हैं उनको स्वाभाविक है बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए भारत सरकार जो है या फिर गृह मंत्रालय विशेष रूप से जो नक्सल मिटिगेशन से संबंधित जो ऑपरेशन जहां जहां पर चल रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में उनका जो है सुरक्षा व्यय है उनको बढ़ाया है। इनके साथ साथ यदि जो है सरकार यदि वो नक्सली जो है यदि वहां वो नक्सल की गतिविधियों को, हिंसा और विद्रोह की जो गतिविधियां हैं उनको त्याग करके अगर मान लो भारत सरकार या राज्य की सरकार, राज्य की पुलिस के समक्ष अगर मान लो वहां समर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है, तो स्वाभाविक है भारत सरकार भी और राज्य की सरकार जो इतने निर्दय नहीं है जो समर्पण कर रहे हैं उनकी वह हत्या करें। इसीलिए भारत सरकार ने जो है जो समर्पण करने वाले जो नक्सली है उनके लिए, उनके पुनर्वास के लिए एक लचीला पुनर्वास नीति भी अपना रखा है। लचीला पुनर्वास नीति भी अपना रखा है। जो कोई नक्सली अगर वहां सरेंडर करता है, नामी गिरामी सरेंडर, जो नामी गिरामी नक्सली जो है बड़ी मात्रा में सरेंडर भी किए हुए हैं, आए दिन सरेंडर किए हैं या सुनते रहते हैं ये, स्वाभाविक वो सब सरेंडर करेंगे तो स्वाभाविक उनके लिए क्या है, अब चूंकि वो नक्सली रहे हैं ना, तो ना तो कोई रोजगार है और ना तो सुरक्षा उनके पास में। स्वाभाविक ये दोनों देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। उनके पास घर भी नहीं है, इसीलिए भारत सरकार जो है अगर कोई ऐसे नक्सली सरेंडर करते हैं तो उनको भारत सरकार के द्वारा जो राज्य की जो पुनर्वास नीति है, नीति के अंतर्गत एक तो जो है राज्य सरकार के द्वारा उनको वित्तीय सहायता भी दिया जाता है, 25,000 का मेरे ख्याल से उनको भी मिलते हैं, उनमें 25,000 दिए जाते हैं, कुछ समर्पण करते हैं उनको। और उनके साथ साथ जो है उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवा दिए जाते हैं, उजाला योजना है, उज्ज्वला योजना, उसमें जो है वो गैस टंकी भी दे दिए जाते हैं उनके जो, और बाकी चूल्हे चौकी भी दे दिए जाते हैं। तो स्वाभाविक ये सब क्या है, यदि कोई नक्सल गतिविधियां जो है जो नक्सल की गतिविधियों को छोड़ करके अगर मान लो वहां समान तरीके से जीवन जीना चाहते हैं जैसे कि बाकी और लोग जीवन जीते हैं, स्वाभाविक है इस तरह से जो है सरकार के द्वारा इनको उनको सुविधाएं दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हुआ, यहाँ जो है एक्चुअल में देखा जाए तो सुरक्षा संबंधी व्यय, स्वाभाविक है ये सब जो है अगर राज्य सरकार के द्वारा अगर किए जाते तो राज्य सरकार के बजट तो ऐसे भी कम होता है, स्वाभाविक इनको अधिशेष के रूप में पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ हुआ पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा सुरक्षित पुलिस स्टेशन की स्थापना और विशेष संरचनाओं का निर्माण। तो स्वाभाविक है ये एक्चुअल में स्पेशल पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं ये, इसको स्वाभाविक है अगर स्पेशल पुलिस स्टेशन का मतलब ये हुआ कि यदि हमें अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें अगर अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्वाभाविक है हमें जो है राज्य स्तर में जो है हमें जो इंटेलिजेंस जो ब्रांचेस है, जैसे कि जो है सेंट्रल जो है सीबीआई कहते हैं, तो सेंट्रल जो है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो तो छानबीन के लिए है, मगर उसमें जो है और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है केंद्रीय स्तर में। तो वैसे जो है राज्य के स्तर में
जब तक जो है ऐसे कोई खुफिया जानकारी जो है इकट्ठा करने वाला जो है कोई संस्था का नहीं होगा, तो कैसे काम करेंगे? बेहतर जो है सूचना मिल ही नहीं पाएगा, और बेहतर सूचना अगर प्राप्त नहीं होगा तो स्वाभाविक है हम जो है नक्सलियों की जो है उसकी ट्रेसिंग नहीं कर सकते, धरपकड़ नहीं कर सकते। इसीलिए जो है राज्य स्तर में राज्य राज्य आसूचना शाखा, स्पेशल जो है स्टेट इंटेलिजेंस जो जो ब्रांचेस है उनकी स्थापना किया गया। इनके साथ साथ जो है विशेष बलों को, जो स्पेशल जो फोर्स है, उन फोर्स को और सशक्त बनाने के लिए जो है उनको और बेहतर तरीके उपाय दिए गए। इनके साथ साथ जो है जो फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड जो पुलिस स्टेशन होती है, जो सुरक्षा जो थाने होते हैं, इनके साथ साथ उन सुरक्षा थानों को जो है नवीनतम जो तकनीक है उनसे लेस किया जा रहा है। उनकी लोकेशन को ट्रेसिंग करने के लिए जो है नए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उनकी मोबाइल की गतिविधियों जो है उनको ट्रेसिंग के लिए, मोबाइल की जो गतिविधियां है उनको जो है ट्रेसिंग के लिए सोशल मीडिया और ऐसे जो बहुत सारे जो अलग अलग तरीके से जो है भ्रामक जो प्रचार करते हैं सरकार के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, या फिर जो है उनके द्वारा अगर कोई संकेत, कोई संदेश भेज रहे हैं, उनके कुछ सामान भेज रहे हैं, तो उनकी जो कुरियर है उस कुरियर की धरपकड़। और यदि जो है नक्सलियों को जो है, नक्सली जो है वहां तो भाई कितनी बड़ी मात्रा में अगर मान सब कुछ गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं से बड़ी मात्रा में धन और हथियार, गोला बारूद उपलब्ध उनको मुहैया करवाया जाता है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो है ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो है वहां उन उन जो 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 नक्सलियों को जो है धन उपलब्ध करवाए जाते हैं, धन उपलब्ध करवाते हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी वहां भारत सरकार जो है लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए सीबीआई और जो ईडी है उनका लगातार कहीं न कहीं पर सुनते हैं कि यहाँ पर रेड पड़ गए, यहाँ पर रेड पड़ गया। रेड पड़ने का मतलब ये है कि जो ऐसी जो है जो सूचना मिलने पर की बात कर रहा हूं मैं, जो कि वो नक्सलों की जो है वहां नक्सल गतिविधियों को संचालित करने वाले जो लोग हैं उनको वहां धन उपलब्ध करवाता है, उनको रसद उपलब्ध करवाता है, तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। इनके बाद फिर अगर तीसरे जो स्थिति की बात करूं मैं, तो नागरिक कार्य संबंधित जो कार्यक्रम है। अब नागरिक कार्य संबंधित जो कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो है कल्याणकारी योजनाएं से संचालित करके जो है उन नागरिकों को जो है सामाजिक आर्थिक विकास की जो है मुफ्त भूख की धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। स्वाभाविक रूप से जो है यहाँ जो प्रयास जो होगा, जो नागरिकों को जो है, जो नागरिक जो उस क्षेत्र में जो रहते हैं, जो उस नक्सल की गतिविधियों से अगर प्रभावित हुए हैं, किसी के परिवार में जो कोई हताहत हुआ है, तो स्वाभाविक है अगर मुखिया अगर चले गए तो स्वाभाविक वो परिवार तो जो है क्या है, परिवार की जो है पूरा सुरक्षा और उनके जो है आजीविका संकट में आ जाएगा। इसीलिए भारत सरकार जो है यदि किसी प्रकार से उस नक्सल रोधी गतिविधियों में अगर मान लो जो है नागरिक की अगर मान लो उसमें उनकी जो है जान अगर चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो स्वाभाविक उस परिवार को जो है सहायता, इनके साथ साथ जो है सीआरपीएफ के जवान को भी उनके जवान को भी सहायता। पुलिस बल जो है यदि जो है ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगे, वहां आधुनिक तरीके से उनके पास में हथियार और उपकरण नहीं रहेंगे, तो ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है उनको आधुनिक बनाने की भी आवश्यकता है। तो ये सब काम जो है भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय जो है वो इस प्रकार से अलग अलग कार्यों को जो है वह अंजाम देते हैं। तो भाई कि ये सब जो है सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है उसके लिए विशेष सहायता योजना, तो सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है उनके लिए विशेष सहायता के रूप में मतलब क्या है, जो सार्वजनिक जो अवसंरचनाएं हैं, तो सार्वजनिक जो बुनियादी जो अवसंरचनाएं हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए, मतलब ये हुआ कि सड़कें बनाने के लिए, ग्रामीण सड़क बनाने के लिए, जिले स्तर में सड़क बनाने के लिए, जो राष्ट्रीय जो सड़क है, नेशनल हाईवे है, उनको भी और मजबूत करने के लिए वहां पर जो है और अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक ही वो जो है उस क्षेत्र में जो है अगर विकास को जो है तो बढ़ावा देना है, तो उसके लिए विशेष सहायता योजना को संचालित किया जाता है। केंद्रीय एजेंसियों की सहायता पहले बता चुका हूं मैं, सेंट्रल जो पुलिस जो फोर्स है हमारे, उनको उनको जो है असिस्टेंट के रूप में जो है उनको अधिक धन मुहैया कराया जाता है। और वैसे ही बताया मैंने वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में जो है मीडिया कार्य का मतलब ये है, जैसे मैंने बताया कि सरकार के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध अगर भ्रामक तरीके से, झूठी तरीके से अगर प्रचार प्रसार करते हैं, स्वाभाविक है उन लोगों को जो है पकड़ करके जो है सीधे जेल में डालने की जो तैयारी जो है सरकार तो हमेशा ऐसी करते ही है।
तो सब भाई के नक्सली इस प्रकार से बड़ी मात्रा में जो भ्रामक तरीके से जो है सूचना को फैला करके जो है वहां सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काता है, संविधान के विरुद्ध भड़काता है, लोकतंत्र के विरुद्ध भड़काता है, स्वाभाविक है। वैसी जो है युवाओं को वैसे जो है युवाओं को जो है वो स्वाभाविक है, युवा अगर नक्सल क्षेत्र में अगर मान लो है तो स्वाभाविक है वहां भी में भी उनके बहकाव में आ सकता है। जबकि जो है उनका सपना जो होता है अच्छा शिक्षा पाने का, अच्छा स्वास्थ्य पाने का और कौशल विकास का और रोजगार सृजन, रोजगार प्राप्त करने का। मगर जो है उनके जो सपने जो है पूरे नहीं हो पाते हैं, वो सपने उनके इसलिए पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो है क्षेत्र में विकास की गतिविधियां संचालित नहीं हुई है। इसीलिए जो है ना तो ठीक से शिक्षा है, ना तो ठीक से स्वास्थ्य है और ना तो कोई कौशल विकास है। स्वाभाविक है भारत सरकार के द्वारा जो है ये सब चीजें उनको जो उनकी आकांक्षा है, जो सपने हैं उनको तो पूरा करने की जो है प्रयास किए जाने हैं ना, इस तरह से। तो ये सब एक्चुअल में क्या है, गृह मंत्रालय के द्वारा जो है किए जाने वाले सब अलग अलग कार्य है। गृह मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय के अलावा जो है जो मैंने बताया था उसमें जो है विभिन्न जो मंत्रालय है, यहाँ तो हो गया गृह मंत्रालय से संबंधित। इसके अलावा जो है जो विभिन्न मंत्रालय जो है, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो है इस राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के अंतर्गत जो है विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो है कई अलग अलग योजनाओं को संचालित करते हैं। संचालित योजनाएं अब इसमें अब इसमें जो है कई प्रकार की हो सकती है। अब जैसे कि जो है इसमें जो है जो सड़कों के निर्माण के लिए तो सभाई की इसमें जो है सड़क जो आवश्यकता योजना है, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र की जिस प्रकार की सड़क की आवश्यकता है, सड़क आवश्यकता योजना। तो भारत सरकार में जो है तो गृह मंत्रालय नहीं, ये बाकी मंत्रालयों की बात कर रहा हूं मैं, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा। तो उनमें से एक जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो सड़क आवश्यकता योजना संचालित करता है। ये सड़क आवश्यकता योजना का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में जो दूर दराज के जो क्षेत्र है, उस दूर दराज के क्षेत्र में जो है जो सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ये एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा जो है ये 2009 से प्रारंभ किया गया था और कंटिन्यू इनको चलाया जा रहा है। ये इसमें जो है सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। ये सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है इनमें। इनके साथ साथ दूसरा एक और योजना है जो वहां भी सड़कों से संबंधित है, जिनको हम सड़क कनेक्टिविटी परियोजना कहते हैं। इनको जो है सड़क कनेक्टिविटी परियोजना कहा जाता है। अब भाई कि ये जो है तो बड़ी स्तर में जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो सड़क जो कनेक्टिविटी है उनको 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 विकसित करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना होने का मतलब ये है कि इसमें पूरा पैसा जो है केवल केंद्र सरकार ही लगाएगा। ये पूरा पैसा जो है केवल और केवल केंद्र सरकार ही लगाएगा और केंद्र सरकार पैसा लगा करके जो है इसमें सड़क का निर्माण, सड़क है, पुल का निर्माण, इस प्रकार से जितनी भी है, तो ये सब एक्चुअल में क्या है, ये विशेष परियोजना है। ये जो है केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में सड़क का निर्माण हो गया, पुल का निर्माण हो गया, तो ये सब जितने भी, ये फिर नेशनल हाईवे भी इसमें ये नेशनल जो हाईवे है उनको भी और मजबूत करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें सड़क कनेक्टिविटी के लिए विशेष परियोजना। इसके साथ साथ जो है उस नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनमें दूरसंचार दूरसंचार परियोजना दूरसंचार परियोजना का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, उस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो है मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है मोबाइल
मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए जो है सभाई के मोबाइल टावर की आवश्यकता होगी। अब चलो मोबाइल खरीद भी लेंगे, मगर वहां पर अगर कोई टावर ही नहीं है तो सभाई के वहां पर नेटवर्क नहीं आएगा। इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जो है इस प्रकार से कई प्रयास कर रहे हैं। तो कई टावर, बड़ी मात्रा में टावर लगाए रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में भी वो कई टावर लगाए रहे हैं। और ऐसी जो है जो वामपंथी उग्रवाद जो प्रभावित जो क्षेत्र है उनमें 4000 से अधिक भारत सरकार के द्वारा जो है ऐसे जो है मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए कई अलग अलग उसमें मोबाइल टावर लगा रहे हैं। तो यहाँ तो हो गया दूरसंचार के लिए हम मोबाइल टावर भी लगा रहे हैं। तो स्वाभाविक और भारत सरकार ने भी हाल ही में गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री उसने हाल ही में घोषित किया गया है कि दिसंबर से पहले पूरे सभी क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है सब में पूरे मोबाइल टावर की जो है पहुंच जाए, उनकी पहुंच होगी। इनके साथ साथ जो है इनके साथ साथ जो है जो परंपरागत जो परंपरागत जो अधिकारों की रक्षा योजना जो है, परंपरागत अधिकारों की रक्षा, परंपरागत अधिकारों की रक्षा का मतलब ये हुआ कि वन अधिकार जो मान्यता अधिनियम है 2006 का जो अधिनियम है, जिसमें, ठीक है, इसको ऐसा समझ लेते हैं पहले, जो वन अधिकार मान्यता जो अधिनियम है 2006 का है, इनको ऐसा समझ जा सकता है ये कि परंपरागत रूप से जो है, जैसे मैंने बताया कि परंपरागत रूप से जो है वन जो आदिवासी जो है वो जिस क्षेत्र में रहते थे, जो परंपरागत रूप से जो लोग जिस क्षेत्र में रहते थे उनके पूर्वज वहां पर लंबे समय से रहते रहे हैं, अचानक से जो है उस जमीन से जो है वहां जमीन उनके हाथ से छूट जाता है, वहां कह दिया जाता है कि वहां उनके मालिक नहीं है, क्योंकि परंपरागत रूप से जो है वहां उनके हकदार थे, नहीं मिला उनको। इसीलिए जो है भारत सरकार जो है 2006 में एक कानून बनाया, जो है जिनको हम कहते हैं वन अधिकार मान्यता अधिनियम। इस अधिनियम में एक प्रकार से अगर कहा जाए तो जो परंपरागत रूप से जो है उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, जिन पर वहां लगातार अपना जो जीवन बसर करने के लिए खेती बाड़ी करते थे, उन पर अधिकार हुआ करता था, उनको जो है कानून के द्वारा मान्यता दिया गया। तो इसमें सभाई के व्यक्तिगत स्तर में जो है उसमें भूमि उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनके साथ साथ सामुदायिक स्तर में भी जो है उनको भूमि उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक प्रकार से अगर ये कहा जाए तो ये बेसिकली जो है उसकी जमीन की जो हकदारी है वो मान्यता देता है। बेसिकली है वो मान्यता देना, परंपरागत अधिकार जो है उनके सुरक्षित हो। इसके साथ साथ जो है भारत सरकार के द्वारा जो कौशल और जो उद्यमिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा जो है इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कौशल विकास के कार्यक्रम, कौशल विकास के कार्यक्रम। अब कौशल विकास के कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में जो है कौशल तभी विकसित हो सकता है, स्किल तभी डेवलप हो सकता है जब वहां पर जो है आईटीआई होंगे, वहां पर जो है पॉलिटेक्निक होंगे, वहां पर जो है लाइवलीहुड कॉलेज होंगे। अब भाई ये सब क्या है, ये बेसिकली क्या है, उस क्षेत्र में जो है कौशल विकास के लिए है, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। स्वाभाविक है उसके लिए क्या चाहिए, हमें नए स्कूल की आवश्यकता होगी, नई केंद्रीय स्कूल, बड़ी मात्रा में नई केंद्रीय स्कूल की नई केंद्रीय स्कूल खोले गए उस क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। कई उसमें जो है कई नए नवोदय स्कूल कई नवोदय स्कूल खोले गए। इनके साथ साथ जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स है वहां जो है एकलव्य स्कूल, नए जो है एकलव्य
स्कूल, ये जो है कौशल विकास और शिक्षा से संबंधित, इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ ऐसे और बहुत सारी गतिविधियां इनमें हैं। इनके साथ साथ जो है इसमें भारत सरकार के द्वारा जो है इसमें वित्तीय समावेशन के लिए, उन क्षेत्र के वित्तीय समावेशन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए दो तरीके कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन मतलब उनको जो वित्तीय जो सेवाएं जो होती है उनकी प्राप्ति, बैंक खाते खुलवाना, या फिर जो है जो पोस्टल ऑफिस है हमारा, वहां भी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हमारा जो है पूरा तो एक बैंक रूप में काम करता है, इसीलिए जो है इस तरह वित्त मंत्रालय भी जो है वहां जो है दोनों तरह से। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंकों की शाखा बढ़े, बैंकों की शाखा बढ़ाना, उस क्षेत्र में बैंकों की शाखा स्थापित करना, एटीएम स्थापित करना, ठीक है, और प्रधानमंत्री जो है जन धन योजना के माध्यम से अकाउंट खुलवाना। इनके साथ साथ उसमें जो बचत योजना है या फिर उसमें जो पेंशन योजना भारत सरकार का, भारत सरकार जो है जो कई प्रकार की पेंशन योजना चलाता है, उनको उनके माध्यम से जो है या तो मनरेगा का भुगतान जो है उसी बैंकों के माध्यम से, डीबीटीज के माध्यम से, और वैसी जो इस तरफ जो पोस्टल, जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो पोस्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल जो है वहाँ इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, डाकघर, क्योंकि डाकघर बेसिकली क्या है, एक पोस्ट ऑफिस जो है हमारा क्या है, अब वो पोस्टल बैंक के रूप में काम करता है। तो भाई कि वहां पर ही बचत खाते खोलवाए जा सकते हैं, बहुत सारे वहां वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर देखें तो भारत सरकार जो है अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से नक्सल रोधी गतिविधियों को संचालित करने में जो विकासात्मक जो गतिविधियां हैं उनके लिए इतने सारे अलग अलग योजनाएं ये सब संचालित करते हैं। तो सभाई की ये सब बेसिकली जो है नक्सल के समापन के लिए संचालित किए जा रहे हैं। तो ये तो मैंने बताया केंद्र सरकार इतने सब कुछ कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतना सब कुछ केंद्र सरकार कर रहा है तो आखिर राज्य सरकार क्या कर रहा है? कुछ तो काम करेंगे ना, राज्य सरकार भी कुछ काम कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं थोड़ी सी राज्य सरकार के बारे में। अब चूंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो लेक्चर है या फिर मैं जितनी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ सीधे तौर पे मुख्य परीक्षा से जुड़ी हुई है। यदि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं और तैयारी में जो है इस तरह की जो है बिल्कुल आधिकारिक जो दस्तावेज होता है उन चीजों को बहुत आधिकारिक रूप से जो है अगर प्रेजेंट करते हैं, सरकार की नीतियों को समझते, स्वाभाविक रूप से जो है आपके जो दृष्टिकोण होंगे, आपके जो लेखन होंगे उसमें वहां बातें झलकेंगी। तो अब राज्य सरकार जो है वो किस तरह सोचता है? तो राज्य सरकार जो है नक्सल मिटिगेशन के लिए तो केंद्र सरकार की सहायता से बहुत सारे अलग अलग जो कार्य तो संचालित कर ही रहे हैं, मगर विशेष रूप से मैं जो डिस्कस कर रहा हूं वहां है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो है नक्सल उन्मूलन के लिए, नक्सल उन्मूलन के लिए जो है किए गए उपाय, नक्सल उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपाय। अब उनको जो है ऐसा भी अगर देखें तो इनके पास भी जो है अगर देखें तो भारत सरकार ने जो विशेष अपने रणनीति बना रखा है, राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना है उसी कार्य योजना के अंतर्गत जो ये काम कर रहे हैं। इन्होंने अलग से अपना कोई जो है स्पेसिफिक तरीके से नहीं, क्योंकि जैसे पहले बता चुका हूं मैं कोऑर्डिनेशन के माध्यम से जो है इन पूरी गतिविधियों को संचालित कर रहा है भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य सरकार सब मिल करके, तीनों सरकार, राज्यों की सरकार और भारत सरकार मिल करके, पैरामिलिट्री फोर्सेस इन सबके साथ में ये स्वाभाविक है। राज्य सरकार भी जो है वहां भी कुछ नया अलग से नहीं, वहां भी जो है बेसिकली देखे तो उन वहां भी जो है कई स्तर में काम कर रहे हैं। उनकी भी रणनीति क्या है, बहुआयामी है। इनकी भी क्या है, बहुआयामी रणनीति। तो कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये कई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मगर मुख्य रूप से जो है देखे तो दो ही क्षेत्र इसमें उभर के सामने आते हैं, या तो वो सुरक्षा से संबंधित होंगे या फिर वहां जो है विकास से संबंधित होंगे। दो मोर्चे पर, एक विकास सुरक्षा के मोर्चे पर और दूसरा जो है विकास के मोर्चे पर।
तो स्वाभाविक ही राज्य सरकार जो है इसी मोर्चे पर काम कर रहा है। अब थोड़ा मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। जैसे जैसे दोनों बातों को एक साथ ले रहा हूं मैं, दोनों बातों को एक साथ दे रहा हूं। जैसे बजट बजट जो है 2024-25 की अगर बात करूं मैं, बजट 2024-25 में, तो स्वाभाविक है बजट 2024-25 में अगर देखें तो बजट 2024-25 में जो है वहां इस पूरे विकास का जो केंद्र बिंदु है में ज्ञान को बनाया गया था। ज्ञान का मतलब जो है ज्ञान का मतलब जो है ज्ञान का मतलब जो है मैं इसमें जी फार जो है गरीब की बात कर रहा हूं मैं, वाई फार जो है युवा की बात कर रहा हूं मैं, ए फार जो है वहां अन्नदाता किसान की बात कर रहा हूं मैं, अन्नदाता किसान। और एन फार जो है वहां नारी की बात कर रहा हूं मैं। तो स्वाभाविक है राज्य सरकार जो है जो बजट 2024-25 जो बनाया था उनमें जो विकास के जो केंद्र बिंदु है, उस विकास के केंद्र बिंदु में जो है ये 4 वर्ग के लोग थे। तो ये स्वाभाविक है, ये भारत और भारत की बात नहीं, ये छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में जो लोग गरीब है उनको विकास, जो युवा है उनका विकास, जो 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 अन्नदाता जो किसान है उनका विकास, महिलाएं हैं उनका विकास। तो स्वाभाविक है इस विकास के लिए बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने 10 स्तंभ बनाए थे। इसमें जो है 10 स्तंभ बनाए, 10 स्तंभ की पहचान किया था, 10 स्तंभों की पहचान किया गया था, 10 स्तंभों की पहचान किया गया था। और 10 स्तंभ में विशेष रूप से एक स्तंभ, मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बस्तर या फिर जो है नक्सल परिप्रेक्ष्य में भी इन चीजों को लेकर चल रहा हूं मैं। 10 स्तंभों में से एक जो स्तंभ था, सातवां जो स्तंभ, विशेष रूप से सातवां जो स्तंभ था वहां बस्तर सरगुजा की ओर देखो, बस्तर सरगुजा की ओर देखो का मतलब बहुत स्पष्ट था कि मध्य क्षेत्र को विकास तो हुआ, मगर सरगुजा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र जो है विकास की धारा से वो छूट गए। इसीलिए जो है उस क्षेत्र के विकास के लिए जो है अब काम करने की आवश्यकता है। तो स्वाभाविक है विकास की धारा जहां पर नहीं पहुंचा था, नक्सली वहीं अपना जो है जड़े जमाए हुए। इसीलिए जो है अब छत्तीसगढ़ के जो है संपूर्ण क्षेत्र का विकास, सरगुजा क्षेत्र के विकास, बस्तर क्षेत्र का भी विकास, सभाई की इस बजट 2024-25 में यही मूल भावना था। उसे बहुत सारी योजनाएं अलग अलग प्रकार से, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं, कुछ बेसिक बातों को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। अब सभाई की इस विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो सभाई इसके लिए क्या चाहिए, एक अच्छा मॉडल चाहिए, या फिर जो इसमें जो मॉडल स्थापित किया गया था बजट में, वहां जो है जो विकास को गति दे, आर्थिक समृद्धि की जो गति है उनको और बढ़ाए के लिए, तो विकास का जो मॉडल है बेसिकली जो बजट 2024-25 में स्थापित किया गया इस ज्ञान के विकास के लिए, वहां था सुशासन का, वहां था शासन का, गुड गवर्नेंस का। तो एक्चुअल में जो है गुड गवर्नेंस वो मॉडल है जो एक्चुअल में विकास को गति देगा। तो ये जो है 24-25 में जो है इस प्रकार से जो है ये ज्ञान को सेंट्रलाइज करके जो है 10 स्तंभ बनाए थे, जिनमें से एक स्तंभ बताया मैंने बस्तर सरगुजा की ओर देखो। यहाँ इसके विकास के लिए जो हमने जो मॉडल अपनाया, जो तरीका अपनाया, वहां क्या था, सुशासन। अब बजट 2025-26 की बात कर रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें इसमें अगर ऐसे देखें तो जैसे जो है विकसित भारत
बनाने का संकल्प लिया गया है 2047 तक। वैसी जो है वैसी जो है विकसित छत्तीसगढ़। यहाँ लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो स्वाभाविक है, जब छत्तीसगढ़ का विकसित करना है तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों को हमें विकसित बनाना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ सभी क्षेत्रों को विकसित बनाना है तो स्वाभाविक इसके लिए एक अच्छा प्लान चाहिए, एक अच्छा दृष्टिकोण चाहिए, एक विजन चाहिए। इसीलिए जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ अंजोर @2047, ये एक्चुअल में एक विजन डॉक्यूमेंट है। ये एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @2048, इस समय तक छत्तीसगढ़ को जो है विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है इस बेसिस पर। तो स्वाभाविक है इस बजट 2025-26 में जो है जिनमें विकसित छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य रखा है उसके लिए विजन डॉक्यूमेंट है इनमें। और विशेष रूप से मैं बजट की बात कर रहा हूं। मैं बजट में 2024-25 के बजट में जो है ज्ञान को रखा गया था, केंद्र बिंदु में विकास का। तो स्वाभाविक है अब इस ज्ञान के प्रगति के लिए, इन ज्ञान की प्रगति के लिए जो है गति गति जो है एक मॉडल के रूप में ये स्थापित किया गया। इस ज्ञान को अगर गति देनी है, इस ज्ञान की अगर ज्ञान की अगर प्रगति में करना है, यही विकास के केंद्र बिंदु में है। तो स्वाभाविक इनकी विकास को केंद्र बिंदु जो है, विकास को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को, इनके विकास को बढ़ावा देने के लिए जो तरीका अपनाया, जो मॉडल अपनाया, वहां है गति का। गति का मतलब ये हुआ जी फॉर जो है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जिनका जो सूत्र वाक्य है, वहां जो है मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट। तो ये एक्चुअल में जो है सूत्र वाक्य के साथ जो है गुड गवर्नेंस इस गति में पहला जो है। दूसरा जो है वहां है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलरेटिंग इंफ्रा, अवसंरचनाओं को जो है हमें तेजी से विकास करना है, चाहे बस्तर क्षेत्र का हो या फिर सरगुजा क्षेत्र का हो या फिर मध्य क्षेत्र का हो। तीसरा जो है वहां है तकनीक, टेक्नोलॉजी। वहां जो है टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि आर्थिक जो विकास की जो गतिविधियां हैं, आर्थिक विकास के जो पहिया है, उनको तकनीक के माध्यम से संचालित किया जाए। जो एडवांस और जो नए तकनीक जो आ रहे हैं उन सबका प्रयोग किया जाए विकास की पहियों को गति देने के लिए। इनके साथ साथ जो है आई आई मतलब जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्वाभाविक है, यदि हमें जो है अपनी जो विकास की जो दर है उनको अगर बढ़ाना है तो स्वाभाविक है हमें जो है छत्तीसगढ़ के सभी जो सेक्टर है हमारे, चाहे कृषि और संबंधित क्षेत्र हो, चाहे वहाँ इस तरफ जो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वहाँ सर्विसेज के क्षेत्र हो, तो उनमें विशेष रूप से जो है अगर रोजगार सृजन करना है, छत्तीसगढ़ युवाओं को अगर रोजगार देना है, तो स्वाभाविक है हमें जो है औद्योगिक विकास करना पड़ेगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसीलिए जो है इसीलिए जो है इसीलिए जो है इस बजट में भी जो है इस प्रकार के जो है तरीके अपनाए गए। इनके साथ साथ जो है राज्य सरकार के द्वारा जो हाल ही में जो है इस बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो सर्वाधिक प्रभावित है नक्सल से, उनके विकास के लिए, बस्तर क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए बस्तर विकास का मास्टर प्लान ये राज्य सरकार ने हाल ही में जारी किया है। बस्तर विकास का मास्टर प्लान
जैसे जो है गति शक्ति मास्टर प्लान भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, वैसे जो है बस्तर के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा बस्तर विकास का मास्टर प्लान बनाया गया है। अब ये जो बस्तर विकास का जो मास्टर प्लान है, बस्तर विकास का जो मास्टर प्लान है, इसमें इसमें जो है इसमें मुख्य एजेंडे है मुख्य एजेंडे हैं, और इसमें जो है 19 लक्ष्य है। स्वाभाविक है बस्तर के विकास को जो है हमने 6 एजेंडे के रूप में, जिसमें 19 लक्ष्य है, उस क्रम में उनको निर्धारित किए हुए हैं। तो अब ये 6 एजेंडे जो बस्तर के विकास के लिए है, उनमें जो पहला है आर्थिक विकास और औद्योगिकरण। पहला जो है आर्थिक विकास और औद्योगिकरण। आर्थिक विकास और औद्योगिकरण का मतलब ये हुआ कि बस्तर क्षेत्र को एक औद्योगिक सेंटर के रूप में पहचान दिलाना। बस्तर जो है खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, भरी हुई है। तो स्वाभाविक है वो एक क्षेत्र ऐसा हो सकता है, जैसे कि नगर नार में जो है हमारे पास में एमडीसी का है, साथ में से एमडीसी के बहुत सारे चीजों का। तो स्वाभाविक है पूरे बस्तर की जो है पहचान जो है एक औद्योगिक केंद्र में हो, औद्योगिक केंद्र के रूप में हो। बस्तर की पहचान जो है औद्योगिक केंद्र के रूप में। और हम ये भी मैं ये हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं कि नक्सल प्रभावित सर्वाधिक जो है क्षेत्र में सर्वाधिक जो है प्रभावित जो क्षेत्र हमारा बक्सर ही है। बस्तर संभाग जो है पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है हमारा, एक तरह देखे तो स्वाभाविक है अगर जो है इस पूरे बस्तर क्षेत्र को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में अगर मान लो दर्जा मिलता है, कई प्रकार के जो है वहां पर निवेश होते हैं, कई प्रकार से अलग अलग प्रकार के उद्योग लगते हैं, तो स्वाभाविक है क्षेत्र में निवेश भी आएगा, रोजगार सृजन भी होगा, और बहुत से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। उसके बाद दूसरा जो है वहां जो है स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण। स्वरोजगार और जो है महिला सशक्तिकरण। स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण। स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण का मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में लोगों को जो है स्वयं से रोजगार, वहां सरकारी नौकरी की ताक में ना रहे कि सरकार वैकेंसी निकालेगा तब मुझे रोजगार मिलेगा। तो एक्चुअल में जो है वो जो बुनियादी जो उनके जो स्किल है उनको डेवलप करके जो है उनको उसी स्थान पर उनके द्वारा ही जो है रोजगार उपलब्ध करवाया जाता। इनके साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको कौशल विकास, लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, और से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है योजनाओं के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जोड़ करके कई गतिविधियों को जो संचालित करने के, छोटे स्टोर बनाने का, और कला और संस्कृति, कई हस्तशिल्प और जो इस प्रकार जो परंपरागत जो व्यवसाय है उनको पुनर्जीवित करके। तो स्वाभाविक है शिक्षा। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा जो है शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा और जो है कौशल विकास। तो स्वाभाविक है शिक्षा जो है विकास की बुनियादी आवश्यकता है। फिर कह सकते हैं उनको ऐसे भी कह सकते हैं विकास की जो पहली शर्त जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, और उसके बाद साथ में क्या चाहिए, कौशल विकास। तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। यदि जो है बक्सल अगर मुक्त करना है तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देना, तो भारत सरकार के द्वारा जैसे मैंने बताया वैसे ही राज्य सरकार के द्वारा भी उस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और कौशल विकास के लिए कई प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। उनके बाद में जो है चौथा जो है एजेंडे के रूप में बुनियादी अवसंरचनाओं का विकास। बुनियादी अवसंरचनाओं का विकास कर
स्वाभाविक है यदि जो है नक्सल बेसिकली जो है दूर दराज क्षेत्र में जो पहाड़ पनपे हुए हैं वहां पर विकास की जो गतिविधियां नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि बुनियादी जो अवसंरचनाएं होती है, सड़क है, बिजली है, पानी है, आवास है, स्कूल है, अस्पताल है, ये सबकी बुनियादी जो है सुविधाएं जो है, जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, ये सब बुनियादी सुविधाएं जो है वहां तक भी गैस, तो ये स्वाभाविक है, ये बहुत बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है विकास की, यहाँ नहीं पहुंचा। स्वाभाविक है सरकार के द्वारा इसीलिए जो है उस क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी बढ़ाना है, रेलवे का हो चाहे वहां सड़क का हो, रेलवे का हो चाहे सड़क का हो, चाहे वहां जो है रेलवे एविएशन का हो, तो स्वाभाविक है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें अवसंरचनाओं का विकास करना होगा। इनके साथ साथ जो है इनके साथ साथ जो है चौथा जो है एजेंडे के रूप में, 1 2 3 4 5वां एजेंडे के रूप में, पांचवा जो है एजेंडा के रूप में, वहां है पर्यटन, संस्कृति और विकास। वहां है पर्यटन, संस्कृति, विकास। उस क्षेत्र में किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं? बस्तर की बात कर रहा हूं। और बस्तर जो है वह प्राकृतिक खूबसूरतियों के लिए जाना जाता है, तो स्वाभाविक है वहां पर्यटन जो है कई प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, एडवेंचर जो टूरिज्म है उनको बढ़ावा दिया सकता है, मगर साथ में वहां जो है आदिवासियों की जो है जो बहुत मौलिक संस्कृति, उनको हमें सहेजने की भी आवश्यकता है, उनको संरक्षण करने की भी आवश्यकता है, मगर इनके साथ साथ विकास। बस्तर को जो है एक टूरिज्म जो है डेस्टिनेशन के रूप में पहचान मिले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। इसीलिए भारत सरकार के साथ साथ जो है राज्य सरकार, जैसे कि भारत सरकार जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, वैसी राज्य सरकार जो है इस बस्तर को लेकर के दृष्टिकोण जो है वहां एक पर्यटन के केंद्र के रूप में उनको पहचाना जाए, इस प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया पांचवें एजेंडा। छठवां जो एजेंडा है वहां सुरक्षा और नक्सली प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण। सुरक्षा और नक्सली प्रभावित क्षेत्र का पुनर्निर्माण। स्वाभाविक है ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं एक्चुअल में कि सुरक्षा देना उस पर्टिकुलर क्षेत्र को, वो और नागरिकों को सुरक्षा देना, वहां की आर्थिक जो अवसंरचनाएं हैं, सार्वजनिक जो आर्थिक गतिविधियां जो संचालित हो रहे हैं उनको सुरक्षा देना, सार्वजनिक संपत्ति है उनको सुरक्षा देना। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनका पुनर्निर्माण, जहां पर सड़कों को जो है तोड़ दिया गया, पुलों को तोड़ दिया गया, तो उन्हें फिर से और निर्माण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, ये जो है बस्तर विकास का जो मॉडल जो मास्टर प्लान है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इनके साथ साथ भी अगर देखें तो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो है, जो नक्सल उन्मूलन के लिए, नक्सल मिटिगेशन के लिए जो है जो कार्य किए हैं उनमें से बात कर रहा हूं मैं। ये जैसे बस्तर में जो है पहला एजुकेशन सिटी, कोटा केबिन, लाइवलीहुड कॉलेज, नन्हे परिंदे, ऐसे कई परियोजनाएं हैं। एक के साथ साथ जो है उसमें जो बादल का मतलब ये है कि बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड लिटरेचर, इनकी स्थापना कर दिया गया। 2024 में जो है बस्तर ओलंपिक करवाया गया। 2025-26 के बजट में जो है 5 करोड़ जो है रिजर्व रख दिया गया है बस्तर ओलंपिक करवाने के लिए। बस्तर क्षेत्र में जो है योग शिविर करवाए जाते हैं, बस्तर मंडई आयोजित किया जाता है, बस्तर मैराथन आयोजित किया जाता है।
क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है इको और जो फार्म टूरिज्म है, जैव विविधता जो है ऑब्जर्वेशन का, जैव विविधता अवलोकन का, टूरिज्म जो है जोन का, रामायण सर्किट, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ऐसे कई जो है तरीके जिससे जो है उस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिले। इनके साथ साथ जो है बस्तर के समग्र विकास के लिए, बस्तर क्षेत्र में समग्र रूप से बुनियादी अवसंरचनाओं के विकास के लिए नियत तेलनार योजना राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिनमें जो है वो सड़क, बिजली, पानी, जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उन सभी सुविधाओं को जो है वहां पर विकास किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है बस्तर क्षेत्र के जो किसान हैं उनसे राज्य सरकार के द्वारा जो है लगभग, तो पिछले वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, 14 लाख मैट्रिक टन धान खरीद किया गया। मुख्य और जो गौण जो वन उत्पाद है उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके खरीद किया जाना। तो इस प्रकार से जो है ये सब जो है उस बस्तर क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है उनके विकास के लिए और नक्सल के संपूर्ण समापन के लिए भारत सरकार की जो राष्ट्रीय नीति और जो कार्य योजना है और साथ में राज्य सरकार ने किस किस प्रकार से उपाय किए हैं, ये सब जो बातें हैं यहाँ, वो जो सब जो बातें हैं यहाँ जो है हमने अभी समझे। तो यहाँ तो हुआ मुख्य बातें। तो ये जो है अब मुख्य परीक्षा में जो है यदि आप इस प्रकार से अगर दृष्टिकोण से लेकर के सरकार की नीतियों पर प्रेजेंट करते हैं तो स्वाभाविक ही उसके बहुत अच्छे परिणाम पाने की संभावनाएं बनती है, अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो आज इस सेशन में जो है हमने काफी सारी बातें जो है नक्सल गतिविधियों से संबंधित, नक्सल मिटिगेशन के लिए भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो जो अलग अलग तरीके अपना रखे हैं उनको हमने समझे। ऐसी जो है मुख्य परीक्षा से संबंधित किसी और सब्जेक्ट है जिसमें कोई और टॉपिक, उस पर जो है आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। यदि आप इस प्रकार से लेक्चर अगर सुनना पसंद करते हैं, ये चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ऐसी जो है और भी अलग प्रकार से जो सब्जेक्ट है, कई सब्जेक्ट है मेंस के, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, संविधान है, लोक प्रशासन है, इतिहास है, दर्शन है, समाज शास्त्र है, जो कानून है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, मानव संसाधन विकास से संबंधित है, इन सभी पर जो है लेक्चर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है कोई भी हम लेक्चर अगर सुनते हैं तो स्वाभाविक कि ये पूरी तरह से मेंस को डेडिकेटेड होगा। थैंक यू।